आप सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आशा करता हूं कि आप सब बेहतरीन होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपने आने वाले प्रमोशन एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से तैयारी करने में लगे होंगे और सफलता सुनिश्चित होगा। इसी विश्वास के साथ ये सेशन में लेके आया हूं, क्योंकि सुनना बड़ी बात है, लेकिन ध्यान से सुनना उससे भी बड़ी बात है। और जब तक जीना तब तक सीखना, अनुभव ही जीवन का श्रेष्ठ शिक्षक है। और जीवन की कल्पना शक्ति आपको अनंत बनाती है, महान बनाती है। जब आप सेशन के माध्यम से सीखते हैं तो वो जो बहुत सारे लगातार सेशंस या लॉगिन सेक्शन में आप सीख रहे होंगे, वो आपके कर्म भूमि यानी बैंक में जाकर जो काम करते होंगे उसमें आपका हौसला बढ़ाता होगा और आपका ज्ञानवर्धन होता होगा, आपकी निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती होगी। लेकिन जब हम रिकॉल क्वेश्चंस को पढ़ते हैं ना, तो ये एग्जामिनेशन का स्कोर बढ़ाता है। और ये एग्जामिनेशन का जो स्कोर है, मतलब ये जो 2020 मैच में जो बाउंड्री लाइन के अंदर काफी रहते हैं ना, पावर प्ले का काम करता है। पावर प्ले का काम करता है और आपके स्कोर ज़्यादा हो जाते हैं। यकीन मानिए, अगर ये रिकॉल क्वेश्चन आपने नोट कर लिया तो समझ लीजिए आपको वो टॉपिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं। हूबहू आप जाइए एग्जामिनेशन में, सवाल करके आ जाइए और बढ़िया से आनंद पूर्वक जीवन जिए जिए, है ना। तो मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है तो आप सभी को नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन है। वैसे चैट बोर्ड में देखते हैं क्या क्या हमारे साथी लिखते हैं। बहुत सारे साथी नमस्कार कर रहे हैं, गुड इवनिंग कर रहे हैं। प्रवेश जी सबसे पहले आ जाते हैं। आनंद कुमार जी, देखिए आनंद में आते हैं। आनंद कुमार जी, कौन से बैंक से हैं आप? थोड़ा थोड़ा बात कर लेते हैं, फिर हम लोग सेशन चर्चा करेंगे। आनंद कुमार जी कौन से बैंक से हैं? बताइए बताइए। आनंद कुमार जी सबसे पहले नमस्ते किए तो उनका हक बनता है ना। प्रवेश जी को जानता हूँ मैं। मुकेश जी, अच्छे लाल जी, अरे अच्छे लाल जी का होना बहुत जरूरी है। अच्छे लाल जी कैसे हैं? आनंद जी बताइए पहले। बिहार ग्रामीण बैंक से हैं सर। नमस्ते सर। नमस्ते। आज सुबह फोन किए थे आपने? जी जी जी। ओके, बहुत बढ़िया। ऐसे फोन करते रहिए, सीखते रहिए, कहीं भी मन में प्रश्न है तो आनंद जी का सवाल आज था तो कि हमारे सैंक्शनिंग पावर पर सवाल कर दीजिए। तो सैंक्शनिंग पावर तो पहले ही पढ़ा चुके हैं आनंद जी आपको। लोन सैंक्शनिंग पावर बिहार ग्रामीण बैंक का हम पढ़ा चुके हैं। आपकी लॉगिन सेक्शन में उसका वीडियो अवेलेबल है, आप देख लीजिएगा। आज जो है रिकवरी से रिलेटेड टूल्स और पॉलिसी हुआ है, साथ ही साथ केसेस से उत्थान हुआ। आने वाले दिनों में और चीज़ें कवर कर दी जाएंगी। आपकी भारतीय और पॉलिसीज जो जो आए हैं उन पर हम लोग देख रहे हैं। लेकिन और भी चीज़ें हमको पढ़नी है। जो ये रिकॉल क्वेश्चन है, यही सवाल जो है हूबहू आपके एग्जामिनेशन में आएगा। 11 अक्टूबर को हमारे राजस्थान ग्रामीण बैंक और बिहार ग्रामीण बैंक के साथियों का एग्जामिनेशन है। अच्छे लाल जी, आप तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है? जी सर, नमस्ते सर। आवाज एकदम नमस्ते। शानदार आ रही है सर। आ रहे हैं ना? ये हुई ना बात। जी। सब लोग बोल रहे हैं, बताइए। इंतहा हो गई इंतजार की, है ना? ऐसे कोई गाना है ना? जी सर जी। हम्म? सब बोल रहे हैं लेट हो गया, लेट हो गया, है ना? अरे कुछ नहीं सर, सब सही। कुछ लेट नहीं हुआ, क्या ही लेट हुआ है। सब चीज सही है, कुछ नहीं। ये सेशन पढ़ने के बाद कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं, तब बताओ क्या ये सारे सवाल आ जाएंगे। तो काहे का लेट हुआ, है ना? ये इसमें जितने सारे सवाल हैं इसको रख लीजिए। अच्छे लाल जी को मतलब मैं इंगित करके बता दे रहा हूँ कि इसमें जितने सारे सवाल हैं उसको आप याद कर लीजिए। जो सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक में सवाल आए हैं उसके लगभग 35 सवाल हूबहू आएंगे। तो अब बताओ, मजा आएगा कि नहीं, है ना? हूबहू आ जाएगा आपको। 50-60% तो ऐसे ही मिल जाएगा। तो इंतहा हो गई इंतजार की, आई ना कुछ खबर मेरे यार की, ये हमें है यकीन बेवफा वो नहीं, फिर वजह क्या हुई इंतजार की। तो वजह क्या? किसी के इंतजार का था। तो आज वीकेंड है तो कोई आ गया था, तो उससे चाय वाय पीने में लेट हो गया। फिर आपके साथ चर्चा करेंगे। चर्चा के दौरान आपको बहुत सारे सवाल यहाँ पर मिलेंगे और जीवन ऐसे ही चलता रहेगा।
आज का ये पार्ट 2 सेशन है क्लरिकल टू ऑफिसर। फिर उसके बाद आने वाले दिनों में हम हायर स्केल की भी चर्चा ओके करेंगे। और सर। आप जो हैं अभी इस सेशन के माध्यम से जो सवाल साझा किए जाएंगे, ये सवाल हूबहू 11 अक्टूबर को एग्जामिनेशन होंगे। उसमें से आपके 30 सवाल तो हूबहू आने वाले हैं। पहला सवाल हम लोग, पहला पार्ट हम लोग पहले कर चुके हैं, ये पार्ट 2 होगा। पहले पार्ट में हम 20 सवाल किए थे। और जब हम सवालों पे चर्चा करते हैं तो उससे जुड़े जुड़े एवरेज 3 सवाल हो जाते हैं। तो समझ लीजिए अगर मैंने 20 सवाल चर्चा किए होंगे तो आपके पास 50 सवाल का हल आ गया होगा। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आज के सेशन का पहला सवाल है, व्हाट इज द एक्सपोजर लिमिट ऑफ स्टॉक ऑडिट एज पर सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक पॉलिसी। सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक पॉलिसी में यहाँ पर जब भी बड़े एक्सपोजर होते हैं वहाँ पर स्टॉक ऑडिट किया जाता है। स्टॉक ऑडिट जो हायर एक्सपोजर करते हैं, स्टॉक के अगेंस्ट लोन देते हैं, इसलिए वहाँ पर स्टॉक ऑडिट किया जाता है। कई साथियों का इस सवाल में बाद में रिप्लाई आया कि सर एक्चुअल में ये आया था कि स्टॉक ऑडिट का जो रिपोर्ट है हम उसको कितने साल तक प्रिजर्व रखते हैं, ये पूछा गया। तो दोनों सवालों का जवाब मैं यहाँ दूंगा। मतलब ये समझ लीजिए जैसे ही सवाल जिक्र यहाँ होता है तो आप उस चीज को अपने बैंक का जाके देख लीजिएगा, डायरी में नोट कर लीजिएगा, तो आपका काम हो जाएगा। जैसे स्टॉक ऑडिट पे सवाल आया है क्लरिकल टू ऑफिसर में, कायदे से स्केल 1 से 2 में आना चाहिए, क्योंकि स्टॉक ऑडिट जो है लोन क्रेडिट मैनेजमेंट रिस्क मिटिगेशन से रिलेटेड है। क्योंकि जब भी हम लोन देते हैं तो वहाँ पर मॉनिटरिंग करते हैं, और मॉनिटरिंग जो है रेगुलर बेसिस पे होता है। सीसी लिमिट वगैरह में क्वार्टरली हम लोग मॉनिटरिंग करते हैं, और मंथली स्टॉक स्टेटमेंट उन लोग सबमिट करते हैं। और जब बड़े एक्सपोजर होते हैं तो वहाँ पर स्टॉक का ऑडिट कराया जाता है, जो कि प्रोफेशनल चार्टेड अकाउंटेंट के माध्यम से कराया जाता है। तो स्टॉक ऑडिट के लिए जो नॉर्म्स है, आप साथी जो हैं यहाँ पर कंफर्म करेंगे। ग्रामीण बैंक में जो हैं वो 1 करोड़ से स्टॉक ऑडिट कराते हैं, कई बैंकों में 2 करोड़ से है, और नेशनलाइज बैंक में 5 करोड़ है। ये एक्सपोजर के आधार पर है। और जो उनके प्रिजर्व किया जाता है, जैसे 1 करोड़ से ऊपर है, अगर बुक डेट्स के अगेंस्ट लोन दिया गया है तो 1 करोड़ से ऊपर है, स्टॉक के अगेंस्ट लोन दिया गया है तो 5 करोड़ से ऊपर में स्टॉक ऑडिट किया जाता है। अगर स्टॉक ऑडिट के रिपोर्ट को प्रिजर्वेशन की बात आती है तो वो 3 साल तक प्रिजर्व रखना होता है। तो यहाँ पर चूंकि ये सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक के कोई साथी जुड़े हैं, तो जरा माइक ऑन करके बता सकते हैं कोई जुड़े हैं हमारे साथी जो एग्जामिनेशन दिए थे, कि यहाँ पर स्टॉक ऑडिट का लिमिट पूछा था कि उसका पीरियड पूछा था। हालांकि 5-6 साथी मेरे को बोले सर लिमिट नहीं पूछा था, उसका टाइम पूछा गया था। टाइम पूछा था सर। टाइम पूछा था मंजू जी, बहुत जी बढ़िया। सर। हाँ जी और सर। और स्टॉक ऑडिट का लिमिटेशन आपकी पॉलिसी में क्या पढ़ाया गया था हमारे द्वारा, या आपकी पॉलिसी में क्या है? हाँ सर, ये तो मुझे याद नहीं है। ठीक है, उसको जाके देख लीजिएगा। नॉर्मली एक जी। करोड़ से ऊपर अगर बुक डेट्स के अगेंस्ट है तो स्टॉक ऑडिट कराया जाता है, और 5 करोड़ से ऊपर का अगर है लिमिट स्टॉक के अगेंस्ट तो स्टॉक ऑडिट कराया जाता है। बुक डेट्स का मतलब है कि अगर किसी पार्टी को आपने लोन दिया है और अपने सामान को उधारी में बेच दे रहा है तो उसको बुक डेट्स कहते हैं। तो यहाँ पर मंजू जी आपने क्या टिक किया, कितने साल तक प्रिजर्व रखा जाता है उस स्टॉक ऑडिट की रिपोर्ट को? हाँ सर, मुझे पता नहीं था, मैंने 5 ईयर कर दिया। ओके, 3 इयर्स तक रखा जाएगा। क्योंकि सर सारे वोचर्स वगैरह और जो बाकी चीजें होती है हम 5 ईयर के लिए रखते हैं ना, तो इसीलिए यही सोच के बस इसका भी 5 ईयर कर दिया। हाँ, 5 ईयर तक इसलिए नहीं रखते क्योंकि 3 साल बाद इसको फिर से करना होता है, तो इसीलिए वो 3 ईयर बाद जैसे डॉक्यूमेंटेशन वगैरह वो एक्सपायर हो जाता है, या 3 साल बाद नए स्टॉक ऑडिट की रिपोर्ट जाते हैं, इसलिए हम लोग 3 साल तक प्रिजर्व रखना पड़ता है। उसकी उसको वैलिड रखते हैं इसलिए। चलिए अगला ओके। सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए, व्हाट इज द मैक्सिमम LFC visit kilometer available for subordinate staff for the LFC block 2 years। 2 साल का LFC ब्लॉक है। 2 साल के LFC ब्लॉक के लिए सबऑर्डिनेट स्टाफ के लिए कितने किलोमीटर तक के LFC विजिट की परमिशन दी जाती है, HR पॉलिसी से जुड़ा हुआ। तो ऐसे टॉपिक्स जो हैं हमें उस पॉलिसी को पढ़ने के लिए मार्गदर्शन देते हैं। LFC के लिए ये क्यों पूछा है मंजू जी बताइए, या अच्छे लाल जी क्यों पूछ रहा है, LFC के सवाल क्यों पूछ रहा है मंजू जी आप बताइए। उसके पीछे का मकसद क्या है? क्योंकि आप लोग घूमने जाया करो, इनकेस मत किया करो, है ना, इसीलिए किलोमीटर भी पूछा है। उसके पीछे का मकसद है क्योंकि बैंकिंग एक स्ट्रेस इंडस्ट्री है,
तो हम एम्प्लॉय को खोना नहीं चाहते, उसको तनाव में नहीं रहना चाहते। दो चीज़ें अभी पूछता है एग्जामिनेशन में, देखो। एक क्या पूछता है, आईसीयू में भर्ती होते हैं तो पर दिन का किराया कितना मिलता है, उसका रियम्बर्समेंट बैंक से मिलता है आईसीयू में पर डे का। और दूसरा जो है, ये एलएफसी वाला अभी पूछ रहा है। फिर उसके बाद कोई स्टाफ के बेनिफिट वाला बात पूछता है। तो कितना किलोमीटर है यहाँ, मंजू जी? अपने अपने बैंक का सब लोग लिख रहे हैं। ज़्यादातर बैंकों में 2500 किलोमीटर होता है। आपके बैंक में कितना है मंजू जी, बताइए तो। सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक के आप इकलौते सितारे हैं, आज आपको प्राइज देंगे हम। ठीक। 2700 किलोमीटर है सर। 2700 किलोमीटर है? जी अरे सर। पक्का? लेकिन आपके साथियों ने तो कुछ और जवाब दिया। अभी मेरे पास सर्कुलर है नहीं तो मैं देख नहीं पाऊंगा। लेकिन वो आप जरूर देख लीजिएगा। ये बोलते हैं 2350 किलोमीटर है। तो इसको आप क्वेश्चन मार्क है, अपनी पॉलिसी देख लीजिएगा, क्योंकि एलएफसी जो है 2700 किलोमीटर बोल रहे हैं रवीना जी। कोई बात नहीं, आप लोग देख लीजिएगा और उसको सही कर लीजिएगा, क्योंकि कुछ साथियों ने इसको इस तरीके से भेजा है। तो एलएफसी विजिट 2 साल का एग्री करते हैं। कुछ साथी 2500 बता रहे हैं, कुछ 2700 बता रहे हैं। तो एक बार इसको जाके अपडेट कर लीजिएगा अपनी पॉलिसी में। तो सर मैक्सिमम। नमस्कार सर। नमस्ते अजहर जी, क्या खबर है इसमें, बताइए। बढ़िया बढ़िया, 2700 ही है सर। तेईस सौ 2700 ही पचास है? जो आप कह रहे हो वो कलरिकल के लिए है सर। अच्छा। 2350 किसके लिए है? कलरिकल के लिए। और सब ऑर्डिनेट मतलब जो पियून वगैरह के लिए कितना है? 2700 किलोमीटर सर। सवाल किसके लिए पूछा था? सब ऑर्डिनेट के लिए बोला था। अच्छा, तो 2700 होगा, ठीक बात हम्म, है ना? तो यहाँ हम्म। पर हमारे साथी अजहर जी हैं, वो एग्ज़ाम दे के आए हैं तो उन्होंने क्लियर कर दिया। आगे बढ़ते हैं। उन्होंने कहा कि जो पियून या जो सब ऑर्डिनेट स्टाफ हैं उनके लिए 2700 किलोमीटर है, और जो क्लरिकल स्टाफ हैं, ऑफिस असिस्टेंट हैं, उनके लिए 2350 किलोमीटर है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए। व्हाट इज द मैक्सिमम रिपेमेंट पीरियड फॉर हाउस लोन एंड रिपेयर एंड मेंटेनेंस लोन एज पर द एसएचजीबी हाउसिंग लोन पॉलिसी? हाउसिंग लोन का मैक्सिमम रिपेमेंट पीरियड कितना है? ये सवाल कैसे आया था जी, अजहर जी बता दीजिए। हाउस लोन। आती है सर। हाँ, हाउस लोन का रिपीट सर, वो नॉर्मली पूछा हुआ था 30 ईयर्स के लिए। ओके। और उसमें थोड़ा रिपेयर एंड मेंटेनेंस का वर्ड भी डाला था, हमारे साथी बता रहे थे कि रिपेयर एंड मेंटेनेंस भी डाल दिया था। तो व्हाट इज द मैक्सिमम रीपेमेंट पीरियड फॉर हाउसिंग लोन आर रिपेयर एंड मेंटेनेंस इंक्लूडिंग हाउसिंग लोन, ऐसे टाइप को पूछा। तो मैक्सिमम रिपेमेंट पीरियड आप लोगों ने लिखना चाहिए था कितना, 30 ईयर्स। तो यहाँ पर 30 ईयर्स हम्म। नहीं लिख पाया, इसको 30 ईयर्स में क्लिक कर लीजिए। तो जब भी लोन स्कीम को पढ़ते हैं तो लोन स्कीम में आप देखिएगा ज़्यादातर मैक्सिमम लोन कितना है, मतलब क्वांटम ऑफ फाइनेंस पूछता है, या मैक्सिमम रिपेमेंट पीरियड पूछता है, मार्जिन मनी पूछता है, और सिक्योरिटी पूछता है, या डेविएशन कुछ है, और सेंक्शनिंग अथॉरिटी वगैरह है, और ये पूछता है। तो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है रिपेमेंट पीरियड पूछा जाता है लोन से का। तो इस बार हाउसिंग लोन का पूछ दिया। हाउसिंग लोन एक स्पेशल लोन है। हर व्यक्ति को अपने सिर के ऊपर एक छत के लिए सरकार जो है ये लोन स्कीम में ज़्यादा रिपेमेंट दिया है, क्योंकि एक घर बनने के लिए ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है। उसको धीरे धीरे चुकौती करे और उस घर में रहे, अपने जीवन को धन्य करे, इसलिए उसका रिपेमेंट पीरियड ज़्यादा दिए हैं, और उस पर कोई स्ट्रेस ना हो, इसलिए लंबा ईएमआई दिया गया, और अपने परिवार का वो ध्यान रखे और अपना आय बढ़ाए, इस तरीके की बात है। तो 30 ईयर्स जो है इसका मैक्सिमम रिपेमेंट है। यह एज क्राइटेरिया में क्या आता है, जब हाउसिंग लोन में एज क्राइटेरिया देखते हैं तो 75 ईयर। 75 ईयर्स। 75 ईयर, 30 साल। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए। हाइपोथिकेशन विल नॉट बी चार्ज इन फॉलोइंग सिक्योरिटी। कुछ सिक्योरिटी वहां पर दिए गए थे, उनमें हाइपोथिकेशन नहीं लगेगा, कौन सी सिक्योरिटी पर लिखा गया था? जैसे कि उदाहरण के तौर पर स्टॉक दिया था, लाइव स्टॉक दिया था, प्लांट एंड मशीनरी दिया था, और आपका दिया था शेयर एंड डिबेंचर दिया था। तो बताइए कौन सा होगा? हम्म। शेयर डिबेंचर सर। शेयर एंड डिबेंचर होगा। प्लांट एंड मशीनरी पे तो हाइपोथिकेशन लगता है वर्षा जी। प्लांट एंड मशीनरी पे हाइपोथिकेशन लगता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो 4 जान सिक्योरिटी वाला वीडियो है या क्लासेस है उसको अच्छे से पढ़ना है। उससे 2-3 सवाल आ रहे हैं। एक तो मॉर्गेज वाला भी सवाल आ गया, अभी हाइपोथिकेशन वाला भी सवाल आ गया। तो हाइपोथिकेशन विल नॉट बी चार्ज इन द सिक्योरिटी शेयर एंड डिबेंचर। शेयर एंड डिबेंचर में कौन सा लगता है? आप लोग बताइए, इस पर कौन लीन। सा चार्ज लगेगा? लीन लगता है सर।
लीन लगता है या लीन प्लेज? लीन लगता है, लीन या प्लेज प्लेज लगेगा। लगता है। प्लेज। प्लांट एंड मशीनरी पे क्या लगेगा बताइए? प्लांट एंड वो मशीनरी पे क्या लगेगा? हाइपोथेसिस। हाइपोथेकेशन। हाइपोथ स्टॉक पे क्या लगेगा? स्टॉक पे क्या लगेगा? स्टॉक पर सर हाइपोथेसिस भी लग सकता है, और वो एक और क्या लगता है, प्लेज, वो प्लेज भी लग सकता में है। प्लेज भी लग सकता है। और लाइव स्टॉक काऊ वगैरह पे क्या लगता है? लाइव स्टॉक पर तो है ना? हाइपोथिकेशन लगेगा, ठीक है। तो लाइव स्टॉक पे भी हाइपोथिकेशन लगेगा। और जैसे कि आपका अ, एक है जैसे इमूवेबल प्रॉपर्टी पे आया है सवाल, ऑलरेडी पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। इमूवेबल प्रॉपर्टी पे क्या लगता है? मॉर्गेज, मॉर्गेज, ठीक है। LIC पॉलिसी पे क्या लगेगा? LIC पॉलिसी पे असाइनमेंट। असाइनमेंट लगेगा। बहुत बढ़िया, है ना? तो इस तरह का चार्ज होता है। और जब गोल्ड लोन देते हैं तो क्या लगता है उसमें? चार्ज कौन सा क्रिएट होता है गोल्ड लोन? प्लेज। 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 ठीक है। हाइपोथिकेशन का मतलब क्या होता है? कोई समझाएगा हाइपोथिकेशन किसे कहते हैं? पोजेशन और ओनरशिप दोनों उनके बराबर के पास रहती है सर। हाँ, दृष्टिबंधक होता है सर। हाँ, दृष्टिबंधक होता है। इसका मतलब उसमें क्या होता है सर? पोजीशन और हम्म। दोनों बराबर के पास होते हैं। बहुत बढ़िया, ये सही है ना? तो बैंकिंग में हाइपोथिकेशन एक चार्ज है। और हाइपोथिकेशन का मतलब है जब ओनरशिप और पोजीशन जो है बराबर के पास हो, तो उसे हाइपोथिकेशन कहते हैं। लेकिन जब भी हाइपोथिकेशन होता है तो बैंक के पास ये अधिकार रहता है कि वो किसी भी समय ग्राहक से वो संपत्ति को देखने के लिए अधिकार रखता है, उसको बुला सकता है अपने देखने के लिए। तो बैंकिंग में हाइपोथिकेशन एक चार्ज क्रिएशन की व्यवस्था है, जिसमें कोई ग्राहक अगर बैंक से लोन लेता है और अपनी संपत्ति या एसेट्स को जो है वहाँ पर बंधक बनाता है, तो उसमें उसका ओनरशिप और उसका पोजीशन ग्राहक के पास होता है। लेकिन अगर वो ऋण चुकाने में असफल रहा या ऋण चुका नहीं पाया, तब जो बैंक है उस एसेट को जब्त करने का अधिकार रखता है। इसे ऐसे चार्ज को हाइपोथिकेशन कहते हैं। तो हाइपोथिकेशन कैसे काम करता है? इसमें अपने एसेट्स को बैंक के पास वो दृष्टिबंधन में रखता है। इसका ओनरशिप और पोजीशन borrower के पास रहता है। और जो बैंक के पास एक लीगल क्लेम का चार्ज होता है वहां पर, कि वो चार्ज तब तक बना रहेगा जब तक वो उसकी ऋण की राशि चुका न दी जाए। ऋण की राशि चुकाने के बाद उस चार्ज को हम हटा देते हैं। आजकल जैसे RTO वगैरह में आप लोग करते हैं, वो ऑटोमेटिक लोन बंद होने के बाद ऐसे बैंक ने इंटीग्रेटेड सिस्टम कर दिया है कि उसका जो है चार्ज अपने आप हट जाता है, क्योंकि वो RTO से इंटीग्रेशन किया है इस तरीके से। तो हाइपोथिकेशन मुख्यतः बैंक इसलिए करता है ताकि उसको जो क्रेडिट रिस्क में जो खतरा होता है उसको कम करे। और अगर कोई बोरोवर नहीं पटाता है तो वो एक्शन लेके, कानूनी क्लेम लेके उस एसेट को अपने कब्जे में ले सकता है और उसको बेच करके उसकी वसूली कर सकता है। हाइपोथिकेशन का जो उत्पत्ति है कौन से एक्ट में की गई है? कोई साथी बताएगा हाइपोथिकेशन का? एसीएक्ट 2002 सर। सरफेसी एक्ट। सेक्शन 2 सरफेसी है। सरफेसी एक्ट 2002 पे। उदाहरण के तौर पर जब हम कार फाइनेंस करते हैं तो हाइपोथिकेशन लगता है। हाइपोथिकेशन लगने के बाद उसमें वाहन जो है borrower के पास होता है और उसका मालिक भी borrower होता है। लेकिन अगर वो EMI नहीं पटाएगा तो हम उसके गाड़ी को जो है सीज कर सकते हैं। ये सारी कार्रवाई जो है सरफेसी एक्ट के तहत उसको नोटिस देके, फिर उसके बाद जो हाइपोथिकेशन का क्लेम है हम लोग उसको कब्जा में लेते हैं और उसको जो है बेचकर वसूली करते हैं। उसकी कार्रवाई पूरी करनी होती है, पुलिस वुलिस की सिक्योरिटी की जरूरत है तो सारा चीज़ लेंगे और जो भी खर्चा होगा borrower से उसे वसूला जाता है, या जब बेचेंगे तो हम उसको ले जाते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। तो आप देखिए एक चार्ज क्रिएशन वाला जो पोर्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग उसको अच्छे से देख लीजिएगा। ये सवाल है प्रोक्योरमेंट पॉलिसी का। प्रोक्योरमेंट पॉलिसी का सवाल तो अभी पिछले 2 साल से हर एग्जामिनेशन में आ रहा है। प्रोक्योरमेंट पॉलिसी होता है बैंक
अपने व्यवसाय को चलाने के लिए कोई न कुछ चीज़ों की गुड्स, सर्विसेज या कोई कार्य के लिए जो है वो सलाह जो है उसको हायर करता है, परचेस करता है, खरीद करता है। तो उसके लिए जो है पॉलिसी दिया गया प्रोक्योरमेंट पॉलिसी। और ये सवाल जो है स्क्रीन पर जो दिख रहा है, इन केस ऑफ प्रोक्योरमेंट ऑफ ऑटोमोबाइल ओनली द सीलिंग ऑफ डायरेक्ट परचेस विल बी हाउ मच लैक्स एज पर द एसएचजीबी प्रोक्योरमेंट पॉलिसी। प्रोक्योरमेंट पॉलिसी में पूछा गया है कि जब हम ऑटोमोबाइल या कार वगैरह खरीदते हैं बैंक के यूज़ के लिए, तो हम डायरेक्ट परचेस कर सकते हैं कितने रुपए तक डायरेक्ट परचेस कर सकते हैं। अदरवाइज वो ओपन लिमिटेड टेंडर, ओपन टेंडर ऐसे माध्यम से खरीदेंगे, लेकिन हमें डायरेक्ट परचेस कर सकते हैं कितने रुपए तक। हाँ अजहर जी, आपने क्या टिक लगाया है इसमें? कितने रुपए तक कर सकते हैं डायरेक्ट परचेस? तो डायरेक्ट परचेस यहाँ पर 30 लाख रुपए तक कर सकते हैं। कितने रुपए तक कर सकते हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर में? 30 लाख रुपए। पूनम जी ने लिखा है। कौन सा बैंक है पूनम जी आपका? तो सभी बैंकों के प्रोक्योरमेंट पॉलिसी अलग अलग होते हैं, हमको उसको अलग अलग तरीके से पढ़ना होगा। तो प्रोक्योरमेंट पॉलिसी हर बैंक का हमें ज़रूर पढ़ना है। एसएचजीबी में यहाँ पर कार, व्हीकल, ऑटोमोबाइल्स खरीदने के लिए डायरेक्ट परचेस कर सकता है, उसकी एक सीलिंग है 30 लाख। ठीक है, तो ये जो है आपका आंसर होगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, व्हाट इज द मार्जिन परसेंटेज इन द लोन ऑफ अबव 10 lakhs to 25 lakhs एज पर किसान गोल्ड लोन स्कीम एज ऑफ एसएचजीबी। एसएचजीबी का एक किसान गोल्ड लोन स्कीम है, उसमें मार्जिन परसेंटेज पूछा गया है अगर किसान गोल्ड कार्ड के लोन की राशि 10 लाख से ज़्यादा और 25 लाख तक है। तो किसान गोल्ड कार्ड जिसका लोन जो है 10 लाख से ज़्यादा हो, 25 लाख तक हो, तो वहाँ पर उसका मार्जिन परसेंटेज पूछा गया है। तो मार्जिन परसेंटेज में आपके पॉलिसी में 25% लिखा है पूनम जी, इसको आप देख लीजिएगा। किसान गोल्ड कार्ड के मार्जिन परसेंटेज जो है 10 लाख से ऊपर वाले में 25% दिया है। एक बार पॉलिसी रेफर कर लीजिएगा। फिर भी अगर आपकी पॉलिसी में 15% कहीं पर क्लियर कट दिख रहा है तो वो सही माना जाएगा। जब भी हम इंटरनल पॉलिसी हमारे एंड से देखते हैं तो हमारे पास किसी साथी के द्वारा अवेलेबल कराया गया होता है, उसके आधार पर हम बना रहे हैं। लेकिन इंटरनल पॉलिसी में जो आपके पास पॉलिसी होती है उसको आपको थोड़ा एक बार रेफर करना होता है, या नहीं तो आप पॉलिसी हमें प्रोवाइड कराते हैं तो हम उसको आधार पर अपना बात रखते हैं, क्योंकि ये थोड़ा कॉन्फिडेंशियल होता है। तो मार्जिन परसेंटेज 10 लाख से 25 लाख तक है, किसान गोल्ड कार्ड में 25% है। मेरे पास जो पॉलिसी है आप एक बार देख लीजिएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, व्हाट इज द डेप्रिसिएशन परसेंटेज ऑन द प्लांट एंड मशीनरी एंड इट्स लाइफ टाइम कितने साल का होता है? तो डेप्रिसिएशन जो है एबव 25 से बोल रहे हैं, और 10 लाख अब 25 जो है 25 है, और 10 लाख से लेके 25 लाख तक 15% है। कोई बात नहीं, एक बार आप देख लीजिएगा। मैं आपकी बात को मान रहा हूँ, अगर आपके पास होगा तो ज़रूर सही होगा। तो यहाँ पर बात है, व्हाट इज़ द डेप्रिसिएशन परसेंटेज ऑन प्लांट एंड मशीनरी। तो अलग अलग जो चीज़ों हैं उन पर डेप्रिसिएशन होता है, और यहाँ पर प्लांट एंड मशीनरी पर डेप्रिसिएशन परसेंटेज पूछा है। कई साथी बोल रहे थे कि डेप्रिसिएशन के लिए इसने ईयर पूछा था, तो आप लोग कोई साथी बताएंगे मंजू जी क्या पूछा था? ईयर पूछा था सर, ईयर। ईयर पूछा था। तो हम्म। प्लांट एंड मशीनरी का जो डेप्रिसिएशन होता है 15% की दर से होता है, और अगर ईयर पूछा है तो हम्म। 7 ईयर होगा। दरअसल डेप्रिसिएशन ना एक अकाउंटेंसी का एक पार्ट है, अकाउंटेंसी का एक फैक्टर है, जिसमें किसी भी एसेट या मशीनरी या बिल्डिंग या व्हीकल का जो मूल्य है ना, वो समय के साथ उसमें कमी आती है। क्यों कमी आती है अजहर जी? क्योंकि जो सर वो समय, धीरे धीरे यूज होता रहता है उसका। हाँ, तो यूज होता है, टूट फूट होता है, और यूज होने की वजह से वो पुराना हो जाता है या अप्रचलन हो जाता है, नए टेक्नोलॉजी आ जाते हैं। तो ऐसे वजह से उसके मूल्य में कमी होती है, और मतलब धीरे धीरे समय के साथ बदलाव होता है। तो इस तरह से एक ये एक्सपेंस कहलाता है। ये क्या है? एक्सपेंस होता है जो कैश के फॉर्म में नहीं है, ये है तो अपन खरीदे थे लेकिन एक्सपेंस हो गया। तो इसी जो एसेट है उसको, लागत को जो है हम लोग वो
इसको क्या दिखाते हैं, इसको डेप्रिसिएशन दिखाते हैं। डेप्रिसिएशन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि सही समय में हम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग उसकी करते हैं कि आज हमारे कंपनी की, आज हमारे फर्म के बैलेंस शीट पर जो एसेट हम दिखा रहे हैं उसका सही मूल्य हो, और हमारे जो लाभ और हानि या P&L में उसका सही खर्च जो है दिखाया गया हो। तो इसके लिए क्या होता है, हमको टैक्स बेनिफिट भी होता है, क्योंकि डेप्रिसिएशन जो खर्च होता है वो अपनी टैक्सेबल जो आय है उसमें हम घटाते हैं, जिससे कि हमारा टैक्स में बचत होता है। क्योंकि हमने ये खरीदा था और अभी इसमें डेप्रिसिएशन हो गया, तो हमारे जो टैक्सेबल इनकम से उसको घटा देते हैं। दूसरा मैंने जो बताया कि हम उस एसेट की सही वैल्यू जो है हम उसको बता सकते हैं उस माध्यम से। तो दो तरह के जो आपके डेप्रिसिएशन के फॉर्मेट होते हैं, एक स्ट्रेट लाइन फॉर्मेट होता है, फिर एक जो है आपका, WDV हाँ, WD WDV होता है ना, रिटर्न डाउन मेथड्स होते हैं, वैल्यू होते हैं। तो यहाँ पर जो है 15% का आपका डेप्रिसिएशन होता है प्लांट एंड मशीनरी में। तो यहाँ पर लाइफ साइकिल 7 ईयर का होगा। तो ऑप्शन क्या थे, 7 ईयर आया था, ऑप्शन वगैरह था उसमें ये से? सर 7 ईयर था सर। ओके, बहुत बढ़िया। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। और ये बोल रहे हैं, सवाल ऐसा आया था कि मिनिमम ईयर फॉर प्लांट एंड मशीनरी फॉर डेप्रिसिएशन, ऐसा सवाल आया था। तो फिर नहीं 3 सर, ईयर्स सिर्फ होगा। लाइफ साइकिल पूछ रखा था कितने अगर टाइम ऐसा, तक। ये जो मोटरोला वाले भाई साहब पूछ सवाल लिखे हैं यहाँ पर, तो अगर ऐसा होगा तो 3 ईयर्स होगा। मिनिमम तो होगा ही नहीं सर, मिनिमम तो वो चीज चलो, कोई नहीं, अभी आने WDV में। वाले किसी बैंक का हम एग्जामिनेशन अभी हो रहा है, जैसे बिहार ग्रामीण बैंक, राजस्थान ग्रामीण बैंक, उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक, तो उनका ना ये डेप्रिसिएशन वाला पॉलिसी मैं पढ़ा दूंगा, तो आपको क्लियरिटी और आ जाएगी। The SARFAESI Act applies to non-performing assets with outstanding dues of more than how much rupees? तो सरफेसी एक्ट से जुड़ा हुआ दो सवाल पूछा गया था। एक तो सरफेसी एक्ट में पूछा था कि किस पर लागू नहीं होता, एग्रीकल्चर लैंड पर लागू नहीं होता अगर एग्रीकल्चर पर्पस के लिए दिया है, और दूसरा ये सवाल भी पूछ लिया। तो इसका उत्तर क्या लिख के आए अजहर जी, ये वन सरफेसी वन एक्ट? 1 लाख 1 लाख रुपए। ओके, बहुत बढ़िया। ये तो क्या क्या ऑप्शन थे उसमें, और ऐसे एक 2 लाख था, 3 थे सर, और एक 1 से ऊपर ही थे बाकी सारे। अच्छा, तो आसान था फिर तो, है ना, कोई ये तो सोचने का। क्वेश्चन में हम्म। सरफेस के दोनों क्वेश्चन इजी थे सर। ओके, 5 सेकंड में बना के आगे बढ़ गए होंगे। जैसे कि हमारे हम्म। साथी बोल रहे हैं सर, 15-15 मिनट में हमने 60 क्वेश्चन बना लिए। 15 मिनट में हमने बैंकिंग कर लिया, ऐसे करके लिखा है उन्होंने, क्योंकि इतना सिंगल हाँ। वन लाइनर था सवाल। तो सरफेसी एक्ट जो है नॉन परफॉर्मिंग एसेट पर लगाया जाता है, लेकिन अगर उसका आउटस्टैंडिंग 1 लाख से ज़्यादा है तभी सरफेसी एक्ट लगेगा। अगर 1 लाख से ज़्यादा नहीं है तो नहीं लगेगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। द पब्लिशिंग ऑफ एडवर्टाइजमेंट फॉर हायरिंग प्रीमाइसेस फॉर ब्रांचेज इज वेव्ड अप टू रेंटल लिमिट्स ऑफ रूरल सेंटर। रूरल सेंटर की कौन सी ब्रांच है अजहर जी? हैं, ऐसे ही ब्रांच गांव में रहती है ना, क्यों? गंगा ब्रांच लग रही है सर मुझे। साउंड प्रॉब्लम बोल रहे हैं, आवाज़ तो बढ़िया पहुंच रही होगी मेरी। आवाज़ पहुंच रही है ना? कोई साथी साउंड प्रॉब्लम बोल रहा है। आवाज़ में दिक्कत आ रही है, कुछ नेटवर्क देख लेता हूँ जरा। नहीं सर सही है। नहीं सर, बहुत बेहतरीन आ रही है सर, ये बढ़िया। है अनुराग जी, क्या सर बेहतरीन बढ़िया रहा। है सर अनुराग। मंडला तक आ गई, मतलब सब ओके। जगह आ गई सर। हाँ, ये हुई ना बात। ओके। तो ये देखो, ओके सर। विलेज का एक सवाल है अनुराग, यहाँ पर देखो विलेज का एक ब्रांच है, और अनुराग को काफ़ी तजुर्बा है ऐसे विलेज वाली ब्रांच में भी भ्रमण करने का या कहीं काम करने का मौका मिला होगा। खास करके हमारे ग्रामीण बैंक के साथियों को तो ऐसे ब्रांच मिलता होगा, जहाँ पर कई बार खाना जो है हमारे ग्राहक बंधु लेके आते होंगे, क्योंकि वहाँ पर होटल वोटल भी नहीं होता होगा कई जगह, है ना? नहीं सर, ग्रामीण बैंक में अभी स्ट्रक्चर पे बहुत जोर दे रखा है, अच्छी अच्छी ब्रांचें हो रही है वो जैसे। हो रहे हैं। बढ़िया हाँ, ब्रांचें बन रही है, डेवलप अच्छा हो रहा है। हाँ बिल्कुल होगा, परिवर्तन है, अभी तो स्ट्रेंथन हम्म। करेंगे, अभी आपको ना पूरा नेशनलाइज हमें क्या, बैंक कतार में ला रहे हैं। हमारी बहुत सी ब्रांचें ऐसी मिल जाएगी, बहुत सी जो नेशनलाइज बैंकों की बिल्डिंग को भी फेल करती है सर। बहुत बढ़िया, ऐसे होना चाहिए। पीयर टू हम्म। पीयर बैंक में टक्कर होना चाहिए, क्योंकि ये ना हम नॉन डिस्क्रिमिनेटरी और बिना भेदभाव के ग्राहकों को अच्छा
ग्राहकों के बैंकिंग जीवन को सुखद बनाने के लिए हम ग्राहक सेवा में बढ़ोतरी कर रहे हैं, जिसे ईज गाइडलाइन के तहत हम लोग देखते हैं कि आपकी ब्रांच में ग्राहक आता है तो कैसे महसूस कर रहा है, क्या चीज़ें कर रहा है। वो ईज गाइडलाइन के तहत एक कंपटीशन है। तो जब भी हम ग्रामीण एरिया में प्रीमाइसेस को हायरिंग करते हैं तो वहाँ पर पूछा गया है कि कितने रुपए तक का रेंट होगा, तो हम पे न्यूज़पेपर वगैरह में एडवर्टाइजमेंट नहीं देंगे। तो 15,000 रुपये तक के अगर रेंट है तो वहाँ पर न्यूज़पेपर में पब्लिश नहीं करेंगे। और 15,000 तक है, लेकिन उसमें कहा है कि जिस बिल्डिंग पर जहाँ पर है कोई ग्राम पंचायत अगर होगा तो वहाँ पर एक नोटिस चिपका दिया जाएगा, ऐसी बात कही गई है। तो ज़्यादातर गांव गांव में या रूरल एरिया में ऐसे बिल्डिंग्स होते हैं, तो कस्टमर या कोई बना हुआ बिल्डिंग नहीं रहता, सरकारी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स भी मिल जाते हैं। और नहीं तो आप जो है किसी कस्टमर को तैयार करके बना के देते हैं। तो यहाँ पर 15,000 की एक सीलिंग है, 15,000 से ऊपर होगा तो आपकी जो प्रीमाइसेस कमेटी है वो एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से ये चीज़ें करेंगी। लेकिन 15,000 रुपये तक के रेंट है तो कोई एडवर्टाइजमेंट की ज़रूरत नहीं है। इस क्वेश्चन के आने का मतलब ये हुआ कि आप प्रीमाइसेस पॉलिसी को आपको पढ़ना पढ़ लो। होगा। तो प्रीमाइसेस पॉलिसी में हायर स्केल में भी सवाल आता है कि कितने साल का लीज पीरियड है, कितने साल में रेंट इंक्रीमेंट होता है, कितने परसेंटेज का नेगोशिएशन आप कर सकते हैं, कब उसको स्टार्ट करना है, ये सारी प्रक्रिया प्रीमाइसेस पॉलिसी में होती है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, किस अमाउंट के आधार पर एलआईसी पॉलिसी के अगेंस्ट डिमांड लोन दिया जाता है? ऑन विच अमाउंट द लोन इज टू बी गिवन अगेंस्ट एलआईसी पॉलिसीज? एलआईसी पॉलिसी जब कोई लेकर ग्राहक आता है तो हम क्या करते हैं, उस पर लोन देने के लिए एलआईसी के पास जाते हैं और एलआईसी के पास बोलते हैं कि हमारे वैल्यूएबल ग्राहक बंधु का एलआईसी पॉलिसी है, आज की तारीख पर इसका सरेंडर करते हैं हम, तो इसका वैल्यू क्या है ये बता दीजिए। तो वो आज की तारीख पर जो वैल्यू बताएगा वो हमारा बेस है, वो हमारे लिए प्रिंसिपल है समझ लीजिए, और उसी को आधार लेके वो हमारी संपत्ति का वैल्यू है एलआईसी का, और उसमें मार्जिन ट्रीट करते हुए हम लोग लोन देते हैं। मार्जिन कितना होता है एलआईसी पॉलिसी के अगेंस्ट जो लोन देते हैं, मार्जिन कितना लेते हो बताइए? तो सरेंडर वैल्यू मतलब ऐसी वैल्यू होती है कि आज एलआईसी पॉलिसी को अगर एलआईसी के पास देते हैं तो जो वैल्यू हमें मिलने वाला है उसको सरेंडर वैल्यू बोलते हैं। सरेंडर वैल्यू क्या हुआ, आज की तारीख पर ग्राहक बैंक आया, एलआईसी पॉलिसी लेके आया, एलआईसी पॉलिसी आज हम एलआईसी को देते हैं, सरेंडर करते हैं, तो आज जो मुझे राशि मिलने वाली है ग्राहक को वो राशि सरेंडर वैल्यू होता है। उस राशि का 90% हम लोन दे सकते हैं जो कि 10% मार्जिन है। तो एलआईसी पॉलिसी के अगेंस्ट जो लोन देंगे उसमें एक चार्ज क्रिएट करते हैं। चार्ज दोनों को मिला क्रिएट के चार्ज क्रिएट जो करते हैं उसको कौन सा चार्ज बोलते हैं एलआईसी पॉलिसी में बताइए तो? असाइनमेंट। असाइनमेंट। असाइनमेंट एक ऐसा चार्ज है जिसमें वो ग्राहक जो है पॉलिसी के साथ अगर फ्यूचर में भी कोई इनकम होगा तो उसको भी असाइन कर देता है बैंक को। इसलिए असाइनमेंट कहते हैं कि आज की तारीख पर जो वैल्यू है वो तो मैं डिस्चार्ज कर ही रहा हूँ कि अगर मैं लोन नहीं पटाए तो ले लोगे, लेकिन फ्यूचर में भी अगर कोई इनकम आता है तो उसको भी आपको ही मैं अटैच कर रहा हूँ, इसीलिए ये इसको असाइनमेंट करते हैं। असाइन कर रहे हैं कि इसमें जो फ्यूचर इनकम होगा वो भी आप ले लोगे, इसको असाइनमेंट कहते हैं। चलिए तो अगला सवाल थोड़ा हरा भरा है। सवाल पूछ रहा है कि अगर कोई किसान खेती के साथ साथ अलाइड एक्टिविटी में पशुपालन भी करता है तो उसको कौन सा खेती के बोलते हैं? हाँ अनुराग, कौन सा मिक्स खेती? फार्म। ये मिक्स जो फार्मिंग। एल, जो एलाइड एक्टिविटीज। हाँ, तो क्या होता है जब भी एग्रीकल्चर के साथ साथ कोई एलाइड एक्टिविटी करता है तो उसको बोलते हैं मिक्स फार्मिंग। इसमें 3 तरह के टेक्नोलॉजी दिया गया फार्मिंग में, और ये पता नहीं पिछले 2 साल से ये सवाल जो है क्लरिकल टू ऑफिसर में हमेशा आ रहा है, और एक तो स्केल 1 स्केल 2 में भी आ रहा है ये मिक्स फार्मिंग। 3 फार्मिंग का जो आपका वर्ड आ रहा है उसमें याद रख लीजिए, एक होता है मिक्स फार्मिंग, और एक होता है आपका इंटीग्रेटेड फार्मिंग, और एक होता है मल्टी लेयर फार्मिंग। तो
मिक्स फार्मिंग मतलब अगर कोई किसान या एग्रीकल्चर के साथ साथ पशुपालन करता है, मछली पालन करता है, बकरी पालन करता है, भैंस पालन करता है, तो उसको हम एलाइड एक्टिविटी में मानते हैं और उसको मिक्स फार्मिंग कहते हैं। अगर कोई किसान जो है एक खेत है, खेत में कुछ अलग फसल लगाता है और उसके बाद पेड़ उगाता है, ऊपर में कुछ अलग लगाता है और छत पे भी कुछ और लगाता है उसके पेड़ के ऊपर, तो इसको मल्टी लेयर फार्मिंग कहते हैं। और एक इंटीग्रेटेड फार्मिंग जो बोलते हैं, वो लेटेस्ट नया टेक्नोलॉजी का फार्मिंग है जिसमें कि उस के लेयरिंग करते हैं और लेयर करके, मतलब वहाँ पर क्या नाम उसका याद नहीं आ रहा है, तो पाइप वगैरह लगा के करते हैं। आप लोग देखे होंगे नए में, जब एग्रीकल्चर वाले किसी वीडियो में मैंने पिक्चर वगैरह के साथ भी दिखाया है। स्प्रिंकलर सर। नहीं, स्प्रिंकलर तो स्प्रिंक लग जाता है वो, पाइप में लगाते हैं ना, पाइप लगा के उसमें पानी की सप्लाई करते हैं और सर पाइप वो घूमता रहता है, पानी पानी गिराता रहता है। हाँ। तो अगला जब आप लोगों का भी केसीसी पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं उसको टर्मिनोलॉजी को बता दूंगा सही तरीके से पिक्चर के माध्यम से। चलिए, तो यहाँ पर ये मिक्स फार्मिंग कहते हैं, हालांकि मिक्स फार्मिंग का ही पूछा है एक बार, स्किल 2 to 3 में वो इंटीग्रेटेड फार्मिंग या मल्टीलेयर फार्मिंग का पूछा था। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, द एप्लीकेशन फीस फॉर रिक्वेस्टिंग इंफॉर्मेशन अंडर आरटीआई एक्ट इज हाउ मच रुपीज पेबल बाई कैश, डिमांड ड्राफ्ट एंड पोस्टल ऑर्डर। जब कोई आरटीआई के तहत इंफॉर्मेशन मांगता है तो उस पर कितनी फीस जो है ली जाती है? 10 रुपये। सही, 10 रुपये ली जाती है। जी सर। और आ, किसी से नहीं भी लेना है, ऐसा कोई है क्या, किसी से नहीं भी लेते हैं? बीपीएल परिवार से सर। हाँ, तो जैसे क्या कैसे करते हो, जब कोई कोई बिलो पॉवर्टी लाइन का कोई ग्राहक आ जाता है तो उससे फीस नहीं लेते हो, तो कैसे करते हो, फिर उसको कैसे रिकॉर्ड कर रखते हो? सरिता जी आप बताइए। पोर्टल जो रहता है आरटीआई का, उसमें शायद वहाँ पे मेंशन करना रहता है, सिलेक्ट करना रहता है, फिर ऑप्शंस रहते हैं। ठीक है, तो आरटीआई दो तरह से होते हैं, एक तो ऑनलाइन आरटीआई होता है और एक मैनुअल आरटीआई हो गया। जी अगर आपके पास कोई आरटीआई का एप्लीकेशन लेके आता है और बोलता है बिलो पॉवर्टी लाइन, तो आप लोग ना एक बात ध्यान रखिए, जैसे कि आप सही चीज़ नहीं बता पा रहे हैं, करते जरूर होंगे, कि भाई वो बिलो पॉवर्टी लाइन बोल रहा है तो वो साबित तो करे, ड्यू डिलीजेंस करो आप उसका हाँ, उसका ड्यू डिलीजेंस कि कोई सा आप उसका वो ले लो कि जिसमें लिखा है बिलो पॉवर्टी लाइन का, वो क्या बोलते हैं आजकल पंचायत में जैसे जारी होता है ना, गरीबी रेखा के जी नीचे वो कार्ड होता है। इनकम सर्टिफिकेट सर। हाँ, वो ले लीजिए। तो अधिकारी होने के नाते हमें ड्यू डिलिजेंस करना होता है, क्योंकि पॉलिसी में लिखा है कि भाई अगर कोई बिलो पॉवर्टी लाइन है तो आप उससे फीस नहीं लोगे। तो हमारी एक जिम्मेदारी होती है उस पॉलिसी में जो लिखी गई बातें हैं उसको अनुपालन करना। तो हम क्या करते हैं कि उसका कोई प्रूफ ले लेते हैं और उसको निःशुल्क देते हैं। बिलो पॉवर्टी लाइन की श्रेणी का कोई भी जानकारी भर के देता है तो उसका कोई एविडेंस ले लेते हैं ऐसे अपने ड्यू डिलिजेंस के लिए। तो सूचना का अधिकार, जिसे राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट बोलते हैं, एक क्रांति लाया भारतीय कानून में 2005 में, कि नागरिकों को सरकार से संबंधित जो कामकाज है उसकी सूचना मांगने और प्राप्त करने का अधिकार है एक जन जन को। सोचो कितना एक बड़ा अधिकार मिल गया। तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 भारतीय इतिहास में एक ऐसा कानून बन गया कि भारत में रहने वाले नागरिक सरकार से, सरकार के कामकाज से संबंधित सूचना मांगने और प्राप्त करने का उनको अधिकार है। अब ये जो एक्ट बनाया गया, इसमें पारदर्शिता हो और एक जवाबदेही या रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, जिसके लिए हो अकाउंटेबिलिटी हो, ट्रांसपेरेंसी हो, उसको बढ़ावा मिले और इसकी जानकारी जो आपका ग्राहक है या जो आपका नागरिक है उसको मिल पाए। तो ये अधिनियम जो है 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ और भारत के जितने भी पब्लिक सेक्टर जो आपके प्राधिकरण हैं, डिपार्टमेंट हैं, सभी जगह ये लागू होता है। इसमें जवाब मांगने के लिए कितने दिनों के अंदर जवाब देना होता है? 30 डेज में। 30 days। 30 days। आम तौर पर साधारण अगर कोई 30 डेज। इंफॉर्मेशन मांगी गई है तो 30 डेज में। लेकिन अगर कोई अत्यावश्यक मामला है, जन्म मरण का सवाल आ गया, कुछ ऐसे कुछ आ गया, तब कितने समय के लिए होता है 48 अत्यावश्यक? 48 आवर्स। 48 आवर्स 48 आवर्स। अच्छा, इसके पीछे का मुख्य उद्देश्य क्या है? आरटीआई क्यों लाया गया? क्यों लाया गया आरटीआई? इसका एक तो मैंने बता दिया, पारदर्शिता और अकाउंटेबिलिटी।
खुलापन, कार्यों में खुलापन हो, जो बोल रहा है जो कर रहा है वो दिखे, जवाबदेही लाने के लिए। लेकिन एक और उद्देश्य भी था जिसको आपको जानना है। कहीं अगर भ्रष्टाचार हो रहा है, कहीं मिस अप्रोप्रिएशन हो रहा है, तो उसको भी कम करना। ठीक है। नागरिकों को ये अधिकार देना कि जो सार्वजनिक क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं, जिनकी सार्वजनिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनमें ग्राहकों को नियंत्रण हो, थोड़ा ग्राहकों को पता हो, तो उनका एक मोरल प्रेशर रहेगा। ये कानूनी अधिकार जो है नागरिकों को दिया ताकि उनको उनकी जानकारी मिल जाए। ये बात जी, तो ये लागू किया गया, एक अच्छा है। इसके लिए जवाब कौन दे सकता है? जवाब कौन देता है इसके लिए? आरटीए में अगर कोई इंफॉर्मेशन आ गया आपके ब्रांच में, तो जवाब कौन दे देगा? ब्रांच मैनेजर देता है कि कैशियर देता है? कौन देता है? ब्रांच मैनेजर ही देगा सर। ब्रांच नहीं में। सर, पीआई आरओ में अधिकारी होता है, सक्षम अधिकारी आरओ में। पीआईओ किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है। हाँ, ब्रांच मैनेजर नहीं दे सकता। इसके लिए पब्लिक हर जगह एक इन्फॉर्मेशन सीपीआईओ होता है ना? पीआईओ, हाँ, वो उसको बोलते हैं लोक सूचना अधिकारी बोलते हैं। ठीक है। पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। हाँ, सीपीआईओ बोलते हैं। अप्लाइंग। तो आपको ना वहाँ पर लोक सूचना अधिकारी जो है ना वही देगा, है ना, वो जानकारी देगा। ब्रांच मैनेजर जानकारी नहीं देगा। जब आपके पास आरटीआई आ जाएगा ना, तो आरटीआई जो है आप उसका जवाब लेके आप क्या करोगे कि अपने लोक सूचना अधिकारी को भेज दोगे, सीपीआईओ को। सीपीआईओ जो है वहाँ पर जवाब जो है उसको देगा 30 दिनों के अंदर। और फिर उसके बाद अगर उस जवाब से संतुष्ट नहीं है, तो उस जवाब में ही लिखा होगा कि अगर आप इससे संतुष्ट नहीं हो तो कहाँ अपील कर सकते हो? अपने, सीआईसी में सर। हाँ, सीआईसी में कर सीआईसी। सकते हैं। और उसके ऊपर भी, सीपीआईओ के ऊपर भी एक होता है। सीपीआईओ का मतलब जो होता है सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर नियुक्त करते हैं, डेजिग्नेशन होता है पब्लिक अथॉरिटी जो रिस्पॉन्सिबल होता है ना? तो आरटीआई एक्ट के तहत फिर वो इंफॉर्मेशन नहीं हुआ तो उनके उस सर्कल में जो और एक हेड होता है वहां पर जो है वो अपील कर सकते हैं। उसके बाद सीआईसी में जाते हैं, सीआईसी में अपील कर सकते हैं। ठीक है। तो आपको ओके। तो एप्लीकेशन फीस जो है इसका 10 रुपये होता है। बिलो जो पॉवर्टी लाइन है उनको हम लोग फ्री कर देते हैं, लेकिन ड्यू डिलीजेंस करते हैं। एज ए बैंक अधिकारी होने के नाते हमारे सामने जो भी पॉलिसी एक्ट होते हैं, हम उसका अनुपालन करने की जवाबदारी रखते हैं। इसलिए हम जो भी सामने कागज आता है उसको हम ड्यू डिलीजेंस करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। सपोज कोई कहता है कि मैं यहाँ पर दुकान चलाता हूँ, तो आपके दिमाग में सीधे क्वेश्चन आना चाहिए, कहाँ है दुकान? गोल चौक पे है। तो कभी गोल चौक को शनिवार को अभी जब गोलगप्पे खाने जाएंगे तो देख लो कि हाँ अच्छे लाल जी बोल के आए थे यार दुकान है, तो उनका दुकान है, देख लें, वहीं गोलगप्पा खा लें, है ना? तो आप जाके दिए, वो ड्यू डिलीजेंस हो गया। इससे क्या, बैंक में जो चीज़ें फाइनेंशियल चीज़ें होती हैं, तो बैंक में तीन ही चीज़ें आपको करना है। बैंक में तीन चीज़ें करना है। क्या तीन चीज़ें करनी है मैं आपको बता दे रहा हूँ। अनुराग है लाइन पर, यहाँ पर है अनुराग? तो बैंक में तीन चीज करनी है। एक होता है रिस्पेक्ट एवरीवन। क्या? रिस्पेक्ट एवरीवन और सस्पेक्ट एवरीवन। तो रिस्पेक्ट एवरीवन, सस्पेक्ट एवरीवन एंड प्रोस्पेक्ट एवरीवन, तीन चीजें फार्मूला याद रख लीजिए बैंक में। रिस्पेक्ट एवरीवन, सबका रिस्पेक्ट करो। सस्पेक्ट एवरीवन, बगल में बैठा बंदा उसको भी सस्पेक्ट करना पड़ेगा, है ना? और तीसरा है प्रोस्पेक्ट एवरीवन। प्रोस्पेक्ट भी करना है भाई, क्या बिजनेस निकाल सकते हैं, क्या हमारे लिए हो सकता है, बीमा पॉलिसी ले सकता है क्या, लोन ले सकता है क्या, डिपॉजिट कितना है, ये सारी चीजें। तो रिस्पेक्ट एवरीवन, सस्पेक्ट एवरीवन एंड प्रोस्पेक्ट एवरीवन, ये फॉर्मूला आप रखिए। इफ ए कस्टमर वांट्स टू रिक्वेस्ट टू ओपन ए जॉइंट अकाउंट with his relative with a mandate that till he will live he will operate the account, and after the death of him only his relative can operate the account, this type of mandate is called। एक ग्राहक जो है बैंक में आता है और ब्रांच मैनेजर से निवेदन करता है कि मेरे को एक ज्वाइंट अकाउंट खोलना है मेरे रिश्तेदार के साथ, लेकिन शर्त यह है कि मैं जब तक जिंदा हूं मैं ही ऑपरेट करूंगा, और मेरा जो रिश्तेदार है वो मेरे मरने के बाद ही वो ऑपरेट कर सकता है। इस टाइप का मैंडेट जॉइंट अकाउंट में किसे कहते हैं? और ये पॉपुलर सीरीज का सवाल है, इसको ना कितनी भी तारीफ करी जाए उतना कम है। और
जय हो आईबीपीएस की। काहे के लिए इसको जो है मतलब ये हमेशा अपने डिजिटल बॉक्स में रखा है, या तो प्रोत्साहित कर रहा होगा कि ऐसे खाते आप खोलते रहिए, जॉइंट खाते है ना। इंडिविजुअल खाते के बारे में पूछता नहीं, ये जॉइंट खाते के लिए पूछता है हमेशा, कि अगर कोई ग्राहक आता है और कहता है कि मैं जिंदा रहते तक मैं ही ऑपरेट करूंगा, मेरे मरने के बाद ही मेरे रिश्तेदार ऑपरेट करेंगे जॉइंट में, तो उसको बोलते हैं फार्मर एंड सर्वाइवर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए, पॉपुलर सीरीज के सवाल में से, इफ ए एंड बी मेंटेन एफडी अकाउंट विथ योर बैंक with a mandate either survivor, and in case of sudden death of A, then the maturity value of the FDR is to be paid to whom? ए और बी जॉइंट अकाउंट खोले हैं आपकी शाखा में, दोनों ने एक फिक्स डिपॉजिट रिसीट किया हुआ है और उसमें आइदर सर्वाइवर मैंडेट दिए हैं। आइदर सर्वाइवर मतलब फिक्स डिपॉजिट मान लीजिए 1 साल के लिए किए हैं, तो उन्होंने खाता खोलते समय ही ब्रांच मैनेजर को बता दिए कि ब्रांच मैनेजर महोदय अभी हम ये खाता दोनों के नाम पर है, लेकिन आपको संज्ञान में रहे कि जब ये फिक्स डिपॉजिट मैच्योर हो जाएगा ना, तो या तो मैं या तो जो मेरा सर्वाइवर है वो आ जाए, तो उसको आप दे दीजिएगा। मतलब मैच्योरिटी के बाद आप दोनों को मत बुलाना, दोनों अभी आए हैं, खाता खोले हैं, साइन किए हैं, दे रहे हैं आपको। मतलब उनकी मंशा ये है कि बिफोर मैच्योरिटी ना हो, मैच्योर होने के बाद दोनों में से कोई आता है आप दे दीजिए। ठीक, इसके पीछे पहले ही आज मैंडेट दे दिया। लेकिन हुआ क्या कि डेथ हो गई एक ही, और मैच्योरिटी के बाद जो है मांगने आ गए, तो मांगने आ गए तो मैच्योरिटी के बाद किसको देंगे? प्रकाश जी बताए, मैच्योरिटी के बाद सर्वाइवर को देंगे। मैच्योरिटी से पहले मांगने आए तो कैसे करेंगे? इसमें नॉमिनी भी एक ऐड था, मतलब इस क्वेश्चन में नॉमिनी भी था कि ए और बी जॉइंट अकाउंट होल्डर हैं, सी नॉमिनी है, आइदर सर्वाइवर मैंडेट है, ए की मृत्यु हो जाती है, मैच्योरिटी के बाद पैसा मांगने आते हैं फिक्स डिपॉजिट का, तो बी को दे दिया जाएगा। लेकिन मैच्योरिटी से पहले मांगेंगे तो किसको देंगे? जो ए के लीगल हायर को, लीगल है। ए के लीगल हेयर को, और जो जिंदा बचा है बी, दोनों को मिला के ज्वाइंटली पेमेंट करेंगे। आप अपनी ड्यूटी से डिस्चार्ज हो जाएंगे। मान लीजिए गाड़ी में दोनों ही जा रहे हैं और दोनों की एक साथ मृत्यु हो गई, तो फिर पैसा किसको देंगे? नॉमिनी को। सी को। नॉमिनी को। अगर दोनों की मृत्यु हो गई तो नॉमिनी को मिलेगा, क्योंकि इन्होंने नॉमिनी भी रजिस्टर करके रखा है। नॉमिनी जो है एक ट्रस्टी होता है, और वो ट्रस्टी किसका होता है? जो व्यक्ति आपके साथ खाता रखा है उसके लीगल हेयर का। ट्रस्टी ऑफ लीगल हेयर मतलब जो व्यक्ति आपकी बैंक में जिंदा रहते खाता खोला है, वो व्यक्ति बैंक मैनेजर को बता के जा रहा है कि मुझे फला व्यक्ति को भरोसा है, मेरे जिंदा रहते तक इस खाते का ऑपरेशन मैं करूंगा, मैं चाहे जो करूं, मैं चाहे वो करूं, खाऊं पीऊं सब करूंगा, लेकिन मेरे मरने के बाद मैनेजर महोदय, मेरा भरोसेमंद व्यक्ति है अच्छे लाल जी, उसको पैसा दे देना। आपको मैं भारमुक्त अभी कर दे रहा हूं, आप अच्छे लाल को पैसा दोगे, आपको भारमुक्त कर दिया। मुझे अच्छे लाल पर भरोसा है कि अच्छे लाल जी ये पैसा बैंक से लेके मेरे लीगल हेयर तक पहुंचा देंगे, क्योंकि मेरे लीगल हेयर छोटे छोटे हैं, छोटे छोटे हैं, और भी लोग हैं, सारे को बंटवारा कर देंगे, क्योंकि मुझे अच्छे लाल पर भरोसा है। ये कॉन्सेप्ट है इसके पीछे का। तो जो पैसा हम अच्छे लाल जी को देंगे वो अच्छे लाल जी का पैसा नहीं है, वो केवल उस मरने वाले व्यक्ति के ट्रस्टी हैं, विश्वास पात्र आदमी हैं, जिनको उन्होंने असाइन कर दिया पहले से, या जिनको उन्होंने ये पावर अथॉरिटी दे दिया कि जाए मेरे मरने के बाद बैंक चले जाए, बैंक मैनेजर से मेरी पहले से बात हो गई है, बैंक मैनेजर स्मार्ट है, वो आपको पैसा दे देंगे। ठीक है, ये नॉमिनी का कॉन्सेप्ट है। तो ये सवाल जो है बहुत पॉपुलर सीरीज का है। अगला सवाल देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लीगल टूल्स ऑफ रिकवरी ऑफ एनपी अकाउंट्स? अब बताइए, बहुत सारे टूल्स वहां पर जो है दिए गए थे, लीगल टूल नहीं है पूछा गया है। लीगल टूल आज तो पढ़े होंगे आपने, है ना, आज एक सेशन था सुबह 7:30 बजे। तो लीगल जो रिकवरी के टूल हैं उनमें सरफेसी है, तो उसमें ऑप्शन था सरफेसी, फिर उसके बाद डीआरटी भी था, और क्या है, सेक्शन 138 चेक बाउंसिंग है, और क्या है, आईबीसी है, सिविल सूट है, रिकवरी सूट है, डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल में केस फाइल करते हैं, फिर सरफेसी एक्ट में रिकवरी करते हैं, फिर उसके बाद इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड है ना। तो इन सारे चीज़ों पे
एक सेकेंड, हाँ शेड्यूल कर सकते हैं अभी। इसके बाद वाली सेशन जो है कल हम दिन में कर लेंगे करंट अफेयर्स की, क्योंकि अभी जो है सेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैं आप सभी को इन्फॉर्म करता हूँ कि जो लास्ट का सेशन है उसको हमने पोस्टपोन कर दिया है, क्योंकि ये सेशन में आप भले ही 30 क्वेश्चन आप डील कर रहे हैं, लेकिन आपके पास 100 क्वेश्चन आएगा, है ना। आप लोग सहमत हैं? सेशन अब तक बात चली गई, जो करंट अफेयर्स वाली जो सेशन है हमने कल कर दिया। चलिए। तो हाँ, मैं बता रहा था लीगल टूल क्या है, आज क्या क्या पढ़ा है उसको मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूँ, मैं बता दे रहा हूँ। जैसे कि सिविल सूट हो गया, सेक्शन 138 हो गया, लीगल नोटिस हो गया, रिकवरी सूट्स हो गया, डीआरटी हो गया, सरफेसी हो गया, आईबीसी हो गया, है ना। आर्बिट्रेशन में चले जाते हैं, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्रोसेस पे चले जाते हैं, जिसमें थर्ड पार्टी आर्बिट्रेटर होता है या कोई रिजोल्यूशन मास्टर होता है आउटसाइड ऑफ द कोर्ट। फिर जो है सिक्योरिटी चेक में वो सेक्शन 138 लगाते हैं। लीगल मैटर पे हम लोग जो है उसको जो है लीगल नोटिस देते हैं। फिर कहीं पर जो है मैनेजमेंट को रिस्ट्रक्चर करते हैं, सेटलमेंट करते हैं, मेडिएशन करते हैं। एक भाग है जो रिकवरी टूल्स नहीं है बैंक के पैसा वसूलने के लिए, वो क्या है बताइए, हमारे साथी जानते हैं, होशियार हैं बहुत सब लोग। वो है ओटीएस सर। वन टाइम सेटलमेंट, है ना। वन टाइम सेटलमेंट या इसको कंप्रोमाइज सेटलमेंट कहते हैं। कंप्रोमाइज सेटलमेंट एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बैंक सेक्रीफाइस करता है और कस्टमर जो है ऑफर करता है कि मैं 1 लाख रुपए लिया था, मेरी परिस्थितियां खराब थी जिसकी वजह से ये खाता खराब हो गया, अभी मेरे पास ये 5% 10% है, महोदय मुझ पर दया करिए, और वर्तमान स्थिति पर मैं इतने में मुझे भार मुक्त कर दीजिए, कंप्रोमाइज सेटलमेंट कर दीजिए। तो ये लीगल टूल नहीं है, ये बैंक अपने, क्योंकि जब बैंक के पास लोन देते हैं तो हम क्या करते हैं, उसके साथ साथ प्रोविजन करते हैं। बैंक अपना जिगरा बड़ा रखता है तभी किसी को लोन देता है। क्यों जिगरा बड़ा रखना पड़ता है? क्योंकि हमको पूंजी जो है उसमें हमारी लगती है खुद की। जब भी बैंक लोन देती है, एक तरफ डिपॉजिट लेते हैं, हम अच्छे लाल जी से डिपॉजिट ही 1 लाख, और उसी 1 लाख को हम जो है आनंद कुमार को लोन दे दिए, मुद्रा लोन। तो अच्छे लाल जी जब मांगने आएंगे तो हम उसको समय पर देना पड़ेगा, लेकिन आनंद कुमार को जो लोन दिया हो सकता है वो क्रेडिट रिस्क में डिफॉल्ट कर जाए। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रोविजंस करते हैं। जैसे जैसे खाते का जो स्टेटस है रेगुलर से इरेगुलर होते जाता है, हमारा प्रोविजन बढ़ते जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर, अगर कोई खाता स्टैंडर्ड है तो हम 0.25% का प्रोविजन करते हैं एसएमई में, मतलब जो आपके माइक्रो और स्मॉल कैटेगरी में। एग्रीकल्चर और एसएमई सर। हाँ, एग्रीकल्चर और एसएमई में तो 0.25। तो अगर वो खाता रेगुलर है, समय पर दे रहा है, तो 0.25 मतलब 1 लाख रुपए लिया तो 250 रुपये हमारा कैपिटल लगा है, 250 रुपये का खतरा है। अगर वो खाता सब स्टैंडर्ड चला जाता है तो वो खाते में जो है 15% आपका हो जाएगा, अगर सिक्योर्ड पोर्शन है तो, और अनसिक्योर्ड पोर्शन है तो 25%, 40 मतलब 15,000 से 25%। 25,000 तक खतरा हो गया। अगर वो खाता डाउटफुल में चला गया तो वो वहाँ पर 25,000 से लेके आपका अगर अनसिक्योर्ड है तो 100% हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर डाउटफुल 2 में चला गया तो 40%, और डाउटफुल 3 में चला गया तो 100%। तो इतना सारा प्रोविजन है हमारा। हम सोचते हैं कि डाउटफुल 3 में चला गया तो पूरा जब हम पैसा भर दिए हैं अपने कैपिटल से, तो सोचो 1 लाख का लोन है, 1 लाख हमने प्रोविजन कर दिया डाउटफुल 3 में। अब वो ग्राहक बोल रहा है कि सर मैं 25,000 दे रहा हूँ, तो हमारा 25,000 तो प्रॉफिट ही हो गया, हमारा नुकसान क्या हुआ, इसलिए हम सेटलमेंट कर लेते हैं। इसके पीछे का कॉन्सेप्ट ये है। तो आपने देख लिया, कंप्रोमाइज जो है वहाँ पर लीगल टूल नहीं है। व्हाट इज द ग्रुप इंश्योरेंस कवरेज फॉर ऑफिसर एज पर द एसएचजीबी पॉलिसी? एसएचजीबी पॉलिसी में एक ग्रुप इंश्योरेंस कवरेज दिया है ऑफिसर्स को। आप लोग बता पाएंगे अपने अपने बैंक का? तो ये तो हमारे साथी जो हैं एसएचजीबी के सही किए होंगे, और क्योंकि जब इसमें उनके पास मास्टर पॉलिसी आया होगा तो एक कार्ड भी बना होगा। तो आप लोग बताइए तो, कुसुम लता जी आपके यहाँ कितना वो करते हैं, है ना? है आपके यहाँ कुछ जैसे ग्रुप इंश्योरेंस में, है ना? कोविड के बाद सरिता जी, कोविड के बाद ये सब बदलाव हुआ है ना आप लोगों की पॉलिसी में? तो यहाँ पर ग्रुप इंश्योरेंस में ऑफिसर के लिए 20 लाख है, और 4 लाख तो वो मेडिक्लेम का होगा।
4 लाख जो है हेल्थ बीमा होगा। ये तो ग्रुप इंश्योरेंस कवरेज जो है ये इसका 20 लाख है। सर ये स्पेशल मैनेजर कैटेगरी के लिए पूछा गया था, ओनली मैनेजर। उनके लिए कितना है? 20 ही है सर शायद, क्योंकि ऑफिसर्स में 15 है एंड क्लरिकल में 10 है। ओके, ठीक है। तो आप लेकिन वहां पर आपके सर ये किस मैनेजर, पॉलिसी में आता है? ये ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी होता है। जैसे आपका GIC बोलते हैं इसको, ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी बोलते हैं ना, डेथ वगैरह हो जाने पर, है ना, ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी जो है। इन्होंने नया इसका अभी मेरे पास स्क्रीन पर पॉलिसी नहीं है अभी। जैसे अगर पॉलिसी होगा तो पूनम जी बता रहे हैं या तो रवीना जी बताएंगे। यहाँ पर सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक ने एक टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लाया। टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का क्या होता है कि इसमें जो प्रीमियम पे करते हैं वो कवरेज लेता है। मान लीजिए इनकी डेथ हो जाती है तो उन उसको परिवार को जो है 20 लाख रुपए मिलेगा। तो बैंक ने स्टाफ वेलफेयर स्कीम के तहत इसको लॉन्च किया कि भाई कोई भी व्यक्ति बैंक में जी जान लगा दे रहा है तो उनके फैमिली मेंबर को अगर अचानक कोई मृत्यु हो जाती है किसी एम्प्लॉय की, तो वो क्या मिल, अगर मान लीजिए लोन हम कुछ मिलेगा, लोन पूरा लेके रखा है, कुछ मिलता नहीं। कई बार ऐसे आपने देखा होगा, कंपनसेट अपॉइंटमेंट वगैरह भी नहीं मिलता है कई बार। तो इसीलिए बैंक ने क्या किया, ग्रुप पर्सनल जो टर्म लाइफ इंश्योरेंस का इंट्रोडक्शन किया और इसके तहत फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिले उसके परिवार वालों को। इसके लिए एक तो सम एश्योर्ड दिया पर एम्प्लॉय। अगर कोई ऑफिस असिस्टेंट है या ऑफिस अटेंडेंट है, जिसको पियून वगैरह बोलते हैं, मैसेंजर बोलते हैं, तो उनको 10 लाख रुपए पर एम्प्लॉय। और जितने भी अदर ऑफिसर्स हैं उनको 20 लाख रुपए पर एम्प्लॉय का इन्होंने एक स्टाफ वेलफेयर स्कीम लॉन्च किया। ये पिछले साल ही किया था, क्योंकि पिछले साल भी इनकी पॉलिसी पढ़ाया था मैं, अप्रैल 2024 या 24 में आया था। तो इसमें इन्होंने ये कहा कि अगर कोई स्टाफ मेंबर की डेथ हो जाती है तो रीजनल मैनेजर ये इंश्योर करेंगे कि उनके फैमिली को इमीडिएट असिस्टेंट मिले और उनकी कंप्लीट फॉर्मेलिटी एक क्लिक में चेक करा के ये सारा ग्रुप टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत जो कवरेज मिला गया है उसको क्लेम दिलाएंगे। ये बात थी। और कोई एडिशन बात करना चाहेंगे तो शायद मेरे हमारे साथी जो SHGB के जुड़े हैं वो बता पाएंगे, या नहीं तो हम लोग फिर स्टडी करके और डिस्कस कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई, अब आपकी पॉलिसी में ऐसा लिखा नहीं है मैनेजर मैनेजर, दो कैटेगरी में मैंने देखा था। अब आप लोग जाके देख लीजिएगा कि एक ऑफिसर कैटेगरी में और एक सबऑर्डिनेट या जो आपका ऑफिस असिस्टेंट और ऑफिस अटेंडेंट केस में आया था। चलिए, तो 20 लाख यहाँ पर आंसर है। व्हाट इज द इंसेंटिव फॉर सेलिंग पर्सन, स्पेसिफाइड पर्सन है, सेलिंग पर्सन है, स्पेसिफाइड पर्सन मोबिलाइजिंग द इंश्योरेंस वर्क एज पर SHGB पॉलिसी। हाँ, पर्सनल एक्सीडेंट जो है वो अलग पॉलिसी है, ये तो ग्रुप इंश्योरेंस है ना, ये ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी है, ये भी लाइफ टर्म पॉलिसी है, ठीक है। पर्सनल एक्सीडेंट वो अलग है। हाँ, ये सवाल कैसे आया था, हमारे SHGB के साथी बताएं जरा। ये सवाल जो है कि जो भी बैंक में इंश्योरेंस का काम करता है उसके लिए इंसेंटिव की सुविधा है, ऐसा सवाल आया था। और बैंक में जो इंश्योरेंस का काम देखेगा आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत, उसमें स्पेसिफाइड पर्सन कहा गया है जो IRDA की गाइडलाइन के तहत मिलेगा। तो कोई अजहर जी आप चले गए हैं, कुछ है इसके बारे में बता पाएंगे, क्या सवाल आया था? या पूनम जी बताइए। सर इसमें ये था, जो IIBF जो कोर्सेज करवाता है हाँ, उसमें उसका जो अगर वो पास हो जाता है तो कितना इंसेंटिव मिलेगा, अच्छा, वो था। ये वाला था। उसमें था सर इंश्योरेंस फेलो, ऐसे कुछ करके था सर, उसमें 1500 आएगा सर। ठीक बात है, क्योंकि ना इंश्योरेंस प्रोडक्ट बेचने के लिए जो इंसेंटिव मिलता था उसमें तो रोक लगा दिया IRDA ने, अभी उसमें नहीं मिलेगा। लेकिन ये था कि वो स्पेसिफाइड पर्सन के लिए जो कोर्स है वो होता है तो वो कितना मिलेगा वो हाँ, कोर्स की फी रिम्बर्समेंट करता है बैंक, तो उसको हाँ, उसको अगर पास हो जाता है तो उसको कितना इंसेंटिव मिलेगा। सही बात है। क्योंकि वो कम से कम 50 घंटे की ट्रेनिंग होती है, वो है ना, 50 घंटे की यस ट्रेनिंग होती यस है, सर। फिर एग्जामिनेशन पास होता है, तो वो सब है, वो स्पेसिफाइड पर्सन बनता है। वो इसलिए IRDA ने रखा है क्योंकि कम से कम जो इंश्योरेंस में डील कर रहा है बंदा उसको नॉलेज हो, किस तरीके से बात की जाती है वो जानकारी हो,
और कोई मिस सेलिंग ना करे, तो इसीलिए वो जो है ये इंसेंटिव प्रोत्साहन दिया गया। वो कितना रुपए है, 2500 रुपये, सही है ये स्क्रीन पर जो आंसर दिख रहा है? 1500 है सर। हाँ, ओके, 1500 है सर। 1500 है। यस सर। अच्छा, ओके, तो ये थोड़ा देख लीजिएगा आप, 1500 के 2500 है ना? क्योंकि कुछ आप ही के साथियों ने भेजा है मुझे कि ये 2500 है करके बोलते हैं। नहीं सर, ये दिसंबर नवंबर का सर्कुलर है सर, उसमें है। ओके, ठीक है, आप देख लीजिएगा, है ना? तो अभी जैसे आप 1500 बोल रहे हैं, तो मैं इंटरनल पॉलिसी में तो हम कोई चैलेंज नहीं करते हैं, क्योंकि आप लोग जो बोलते हैं वो सही होगा ऐसा मानते हैं, और सभी का सम्मान करते हैं, ठीक है, इंटरनल पॉलिसी में। क्योंकि हमारे पास जो पॉलिसी है, एक आध मतलब इतने सारे साथी जुड़ते हैं, लेकिन एक या दो साथी ही पॉलिसी भेजते हैं, तो कौन सी पॉलिसी भेजा उसी आधार पर है। कोई बात नहीं, आप बोल रहे हैं 1500, तो हम लोग इसको 1500 मानते हैं। ये पॉलिसी जो होगा, आपके जो इंश्योरेंस प्रोडक्ट के लिए जो एसओपी दिया है ना, आपके सर्कुलर इंटरनल पॉलिसी उसमें होता है, और उसके अंदर जो स्पेसिफाइड पर्सन वाले दिया गया है उसमें होगा, कोई पॉलिसी होगा तो अभी आप ये पूनम जी के पास होगा। सर ये हम्म। उसमें है, अगर कोई स्टाफ आईआईबी के आईआईबीएफ के कोई कोर्सेज किसी, करना चाहता है, हाँ हाँ उसके हाँ, लिए उस रिम्बर्समेंट देता है बैंक। तो फिर एचआर पॉलिसी में होगा फिर ये कहीं, है ना? एचआर पॉलिसी में होगा, हाँ, एचआर पॉलिसी। इंश्योरेंस एंड मार्केटिंग में है सर, ये अचार में है सर, अचार में सॉरी। हाँ, एचआर में होगा, है ना? तो फिर एचआर पॉलिसी में होगा, आप लोग देख लीजिएगा। क्योंकि यस सर। एचआर क्या है, इसमें इंसेंटिव अगर देता है तो लोग को प्रोत्साहन मिले कि वो और एग्जामिनेशन दे, पास हो जाए, इसके लिए। हाँ यस सर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर चलते हैं। ए सिग्नेचर ऑन द बैक साइड ऑफ द चेक इंस्ट्रूमेंट विच indicates the transfer of ownership of the check to another person is called। एक एक्टिविटी करता है एक पेई जो है, और पेई किसी चेक के पीछे दस्तखत कर देता है इस उद्देश्य से कि वो पैसा किसी तीसरे व्यक्ति को इंडोर्स हो जाए या तीसरे व्यक्ति को ट्रांसफर हो जाए, इस एक्टिविटी को क्या कहते हैं? वो इंडोर्समेंट कहते हैं। ये सवाल आया था कि मतलब सीधे ऐसे ही आया था सवाल, क्या आया था पूनम जी, आप बता सकते हैं? ऐसे ही था सर, ये सेम, मतलब नॉर्मल था। ओके, बहुत बढ़िया। तो जितने भी साथी दूसरे बैंक के ये सेशन देख रहे हैं, वो ये याद रखें, ये सारे सवाल आपके क्वेश्चन एग्जामिनेशन में रिपीट होंगे। कम से कम 30 सवाल तो हु बहू आएंगे ऐसे ही। अच्छे लाल जी एग्जामिनेशन देने जाएंगे तो हु बहू 30 सवाल यहाँ से आने वाले। तो किसी चेक के पीछे इस उद्देश्य से दस्तखत कर दिया जाए कि उस चेक की राशि का जो ओनरशिप है किसी दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर कर दिया जाए, या उसका भुगतान किसी तीसरे व्यक्ति को कर दिया जाए, तो इस गतिविधि को हम पृष्ठांकन कहते हैं या इंडोर्समेंट कहते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए। व्हाट इज द मैक्सिमम टाइम फॉर कलेक्शन ऑफ आउटवर्ड चेक्स फॉर क्लियरिंग? आउटवर्ड चेक्स के लिए मैक्सिमम टाइम क्लियरिंग का कितना होता है, ये सवाल पूछा था। क्योंकि कुछ साथियों ने कहा कि सर वो पेनल्टी पूछा था कि 90 दिन से ज्यादा डिले हुआ तो कितना पेनल्टी, कौन सा पूछा था? नहीं सर, यही था इसमें, ये था बस, ये जुड़ रहा था 4 CTS सेंटर्स। अच्छा, सीटीएस सेंटर है, तो आपने क्या लिखा सीटीएस सेंटर के लिए? 7 7 डेज सर। सीटीएस सेंटर के लिए 7 डेज। तो हाँ, अगर हमारी सीटीएस, पॉलिसी में 7 है सर। अच्छा, तो देखिए अगर सीटीएस क्लियरिंग में गया है तो T+1 डे होगा। 1 डे भी था क्या उसमें? नहीं सर, ये नहीं था, 7 10 15, ये ऐसे थे सर, 3। अच्छा, तो आपकी पॉलिसी में सीटीएस सेंटर के लिए लिखा हुआ था वैसे 7 डेज। यस सर, 7 non-CTS 10 to 14 days। बहुत बढ़िया। तो ऐसा चेक कलेक्शन पॉलिसी जो होती है, चेक कलेक्शन पॉलिसी में अगर स्टेट कैपिटल है तो 7 डेज होता है, अदर सेंटर है आपका मेजर सिटीज है तो 10 डेज होता है, और अदर सिटीज है तो 14 डेज होता है। क्योंकि सवाल जब आप लोग भेजते हैं तो हमें क्लियरिटी नहीं होती, तो हम मैक्सिमम डेज आउट स्टेशन चेक कर लिख दिए यहाँ पर। जब आपसे बात कर रहे हैं तो क्लियरिटी आई कि उन्होंने पूछा था सीटीएस सेंटर का। तो स्टेट कैपिटल 7 डेज, मेजर सिटीज 10 डेज, अदर सिटी रूरल सेंटर 14 डेज होता है। तो ये क्राइटेरिया में अगर सीटीएस सेंटर आपकी पॉलिसी में 7 डेज है तो 7 डेज होगा। अगर सवाल जो है ऐसा होता कि सीटीएस कलेक्शन में अगर चेक गया है तो उसका मैक्सिमम पीरियड कलेक्शन का कितना है, तो T+1 डे होता है।
जो अभी 4 अक्टूबर 2025 से वो चेंज हो रहा है। T+1 डे CTS क्लियरिंग का टाइम था, अब CTS क्लियरिंग का टाइम T+3 आवर्स होगा। T+3 hours, yes sir. T+3 आवर्स होगा। हावर्सली कलेक्शन चलेगा 4 अक्टूबर से, मतलब अभी दसरे के बाद। Yes sir, 10 to 4. हाँ, तो अभी समझ लीजिए कि अब आने वाले दिनों में वही सवाल आगे पूछे जाने की संभावना है, लेकिन आपके मैं पूछ लिया यहाँ पर, तो आप इसको ठीक कर लीजिए। हु कैन क्रॉस द चेक? चेक को कौन क्रॉस कर सकता है? ये सवाल आया था, ऐसे ही आया था, हुआ आया था कि और कुछ घुमाया Yes था? sir, ऐसे था. तो बताइए, कोई भी कर सकता है ना? चेक को कोई भी क्रॉस कर बट सकता उसमें ये ऑप्शन था सर, है। होल्डर कैन डू आइदर जनरली और स्पेशली. हाँ, तो कैसे भी कर सकता है उसको। और क्या था ऑप्शन? ऑप्शन और क्या थे? ध्यान नहीं है सर अभी. एनीवन था? नो सर, एनीवन नहीं था. क्या था? क्या क्या ऑप्शन था, बताएंगे तो एक फिर। ये था कि होल्डर जो है उससे पूछेगा पहले हम्म ड्रॉअर से कि मतलब करना है या नहीं, उसके हाँ कंफर्मेशन के हाँ. साथ करेगा। तो जरूरी नहीं है, ब- पूछिए। हाँ, हाँ और? जी। और अ, बाकी सही सर, एक सिंपल ड्रॉअर था और एक होल्डर फॉर वैल्यू, होल्डर, और एक यही था सर, होल्डर आइदर जनरली कर सकता है और स्पेशली। तो इनमें से हाँ कौन सा सर, नहीं है, उसको ऐसे टिक लगाना था क्या? यही था सर, होल्डर कैन क्रॉस जनरली और स्पेशली. हाँ हाँ, जी। मतलब होल्डर का मतलब है जिसके हाथ में चेक है। होल्डर का मतलब यस अभी सर. समझ लो, जिसके हाथ में चेक है वो जनरली भी कर सकता है, स्पेशली भी कर सकता है ना? इसीलिए वो अप्रोच सही आंसर होगा जो आप लोग अभी रवीना जी लिख रही हैं कि जी होल्डर सर। कैन क्रॉस जनरली। क्योंकि चेक का ये भी बात है कि हम जैसे एनी वन लिख दे यहाँ पर, तो एनी वन कैसे कर सकता है? मंजू जी कैसे कर सकते हैं? वो चेक तो रवीना जी रखे हैं, तो आप मंजू जी कर लीजिए, उसमें क्रॉस नहीं कर पाएंगे ना। तो होल्डर कौन है जी भाई? सर। रवीना जी हैं, तो उन्होंने क्रॉस कर सकते हैं जनरली या स्पेशली। बढ़िया। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। पॉजिटिव पे मैकेनिज्म या सिस्टम इज मैंडेटरी फॉर विच अमाउंट ऑफ चेक पेमेंट एज पर RBI गाइडलाइन? ये सवाल कैसे आया था? यही था सर, इसमें फिल इन ब्लैंक्स था. इज कितने मैंडेटरी रुपए थे फॉर इसमें? अमाउंट डैश. कितने कितने रुपए थे? 5 लाख आंसर है सर इसका वैसे, बस लगा दिए इसमें. ओके। तो सामान्यतः RBI ये मार्गदर्शन देता है कि आप 50,000 से ऊपर के जो चेक हैं उनको पॉजिटिव पे मैकेनिज्म के तहत ग्राहकों को, बैंक को बताना होगा चेक जारी करने से पहले कि ये चेक किस तारीख का, किस व्यक्ति को, और उसके इमेज लगा के बैंक में इन्फॉर्म करना है। लेकिन उन्होंने कहा कि 5 लाख से ऊपर के हैं तो ये हाई वैल्यू चेक होते हैं, इनमें तो मैंडेटरी है। और 50,000 से ऊपर जो है एक प्रैक्टिस शुरू करने के लिए उन्होंने बोला है, ताकि चेक से होने वाले फ्रॉड से बचा जाए, उसके मटेरियल अल्ट्रेशन से जो नुकसान हो रहा है उससे बचा जाए। तो पॉजिटिव पे जो सिस्टम है वो 5 लाख से ऊपर मैंडेटरी। अब है अगला सवाल। स्टेटस नोट ऑफ फ्रेशली स्लिप्ड NPA अकाउंट विद द बैलेंस आउटस्टैंडिंग ऑफ मोर देन हाउ मच लैक विल बी सबमिटेड बाय द रिस्पेक्टिव ब्रांच टू देयर रीजनल ऑफिसेज। ये क्रेडिट मॉनिटरिंग का सवाल है कि अगर किसी शाखा में कोई NPA अकाउंट हो जाता है, कितने लाख रुपए से ज़्यादा के NPA अकाउंट हो जाते हैं, तो उनके सारे उनके जो रिपोर्ट्स हैं, स्टेटस नोट्स हैं, जो है फ्रेशली स्लिपेज NPA अकाउंट्स का रीजनल ऑफिस भेजना होता है। तो ऐसा सवाल था कि और कुछ सवाल था? परसेंटेज पूछा था? सर ऐसे नहीं था ये वाला हम्म क्वेश्चन. क्या था? सर ये था, अगर कोई अनपे जैसे अनपे अकाउंट, मतलब कि 1 ईयर में अनपे हो जाता है, कितना परसेंटेज टोटल अनपे का बिलो हो जाता है, और सीलिंग 5 लाख, तो आरओ में भेजना पड़ता है, तो 10% आएगा. हाँ, कई बैंकों में 20% फ्रेश स्लीपेज ऑफ एनपी 10% से कम हो जाता है विद इन ईयर, और 5 लाख तक की उनकी सैंक्शन लिमिट होती है, तो आरओ में भेजा जाता है. ये फिल इन ब्लैंक्स था सर, उसमें 10% ऐसे आएगा. हाँ, तो इसमें ना जैसे फ्रेश स्लिपेज जो है कई ब्रांचेस में अगर 20% बढ़ गया, या आप जैसा बोल रहे हैं 10% से ऊपर हो गया फ्रेश स्लिपेज, तो यस फिर सर. उनके सारे प्रपोजल जो है आरओ के पास जाएंगे, ऐसा सवाल पूछा था? हाँ सर, 5 लाख तक सैंक्शन है तो आरओ भेजे जाएंगे, और और उनमें इन्वेस्टिगेशन मैंडेटरी है अगर 10 लाख से ऊपर सैंक्शन है तो. ये वाला, मतलब ये वाला क्वेश्चन नहीं था सर, यही था 5 लाख तक, ओके। 10% वाला.
10% वाला था, मतलब अगर उस ब्रांच में जो लोन किए हैं उनमें से 10% से ज़्यादा अगर फ्रेश स्लिपेज हो जाते हैं, एनपी हो जाते हैं, तो वहाँ पर 5 लाख रुपए वाले जो सारे प्रपोजल हैं वो आर हो जाएंगे और उनके क्रेडिट ऑडिट कराने होंगे। यस सर, ओके। यस सर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, डिमांड ड्राफ्ट कैन बी इशूड इन केस। नकदी में अगर कोई डिमांड ड्राफ्ट इशू करने आ रहे हैं तो वो जो है कितने रुपए तक नकदी में जारी की जाएंगे? तो ये कैसा सवाल था, ऑप्शन क्या क्या थे बताइए। अप टू 4999। तो ये तो सही बात है, जानकारी सही है, लेकिन एग्जामिनेशन देके आए हैं उनसे पूछते हैं क्या आया था। पूनम जी बताइए। ऐसे ही था सर, ये अकॉर्डिंग मतलब यही था कि कब ऑप्शन कितने में तक क्या का था, ऑप्शन में? डील। ऑप्शन में क्या इसमें था? फिल इन ब्लैंक्स थे सर सब, मतलब क्वेश्चन मोस्टली क्वेश्चंस में फिल इन ब्लैंक्स थे, तो 50,000, 1 लाख ऐसा कुछ था। ओके, तो यहाँ पर लेस देन मोर देन नहीं था सर, सीधा जैसे 50,000, 1 लाख ऐसे ऐसे थे। ओके, तो आसान था, लेस देन वगैरह नहीं था। यस सर। तो पचास यस हजार सर। से कम मतलब 49,999 तक के ही कैश में करें। जहां पर भी 50,000 आ गया वहां पर आपको अकाउंट के थ्रू होगा, कैश में नहीं बनेगा। तो डिमांड ड्राफ्ट कैन बी इशूड इन केस लेस देन, अप टू लेस देन 50,000, मतलब 49,999 तक बन सकते हैं। लेकिन आसान था वहां पर ऑप्शन, तो उसके आधार पर हमारे साथियों ने कर दिया। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए। नो कैश पेमेंट ऑफ मेच्योर फिक्स डिपॉजिट रिसीट अमाउंटिंग मोर देन हाउ मच रुपीज। इनकम टैक्स रूल नंबर 269 के तहत अगर कोई फिक्स डिपॉजिट मेच्योर 4999। होता है तो उसका कितने रुपए तक का पेमेंट अगर होता है तो वो कैश में नहीं होगा। ऐसा आया था सवाल कि कैसा आया था, थोड़ा बता दीजिए। ऐसे ही था सर, इसमें बस ये था अकॉर्डिंग टू 2690 ऑफ इनकम टैक्स हाँ, रूल। 2690 एज इनकम टैक्स रूल था। तो ऑप्शन ऐसे थे, 20,000, 50,000 ऐसे थे यस क्या? सर, यस सर, यस सर। ओके, तो यहाँ पर बोला गया है कि कितने रुपए का अगर एफडीआर होता है मैच्योरिटी तो वो कैश पेमेंट नहीं होगा, ऐसे बोला गया है ना? यस सर। चलिए बहुत बढ़िया, ये दो सवाल तो पॉपुलर सीरीज का सवाल है ना? अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, मीडियम रिस्क कस्टमर लॉकर कैन बी ब्रेक ओपन इफ नॉट ऑपरेट फॉर हाउ मेनी ईयर्स। ये क्या, इसका क्या सवाल आया था लॉकर का? सर इसका बस यही था कि मीडियम रिस्क लॉकर्स हैं उनको इतने ईयर्स में लॉकर को करना होता है। फिल इन ब्लैंक्स था कितने ईयर्स में लॉकर्स को ऑपरेट करना होता है, वरना वो मतलब कि बंद हो जाता है। 3 ईयर हाँ। ऐसे था, 1 2 3 4 5 ईयर ऐसे। ओके, तो कितने साल तक अगर मीडियम रिस्क का थ्री कस्टमर है, ईयर लॉकर सर। ऑपरेट नहीं करता है तो ब्रेक ओपन कर सकते हैं नोटिस देके? 3 ईयर। 3 इयर्स। और लो रिस्क लॉकर कस्टमर है तो कितना कर सकते हैं, कितने थ्री साल? ईयर है सर। हाई रिस्क में 1 ईयर। वह हाई रिस्क में 1 ईयर और लो और मीडियम रिस्क में 3 साल। तो लो और मीडियम रिस्क के कस्टमर हैं और उन, क्योंकि आरबीआई ने 2016 के बाद रिस्क मैनेजमेंट पर कड़ाई कर दी। उन्होंने कहा जब भी किसी कस्टमर को आप ऑनबोर्ड करते हैं ना तो उनका रिस्क कैटेगराइजेशन करिए, जो कि केवाईसी पॉलिसी का एक पिलर है। तो उसके आधार पर अगर कोई कस्टमर लो और मीडियम रिस्क में है और लॉकर में ऑपरेट करने नहीं आता है 3 साल तक, तो हम उसको ब्रेक ओपन कर सकते हैं प्रॉपर नोटिस देते हुए। जो है लॉकर पॉलिसी में हम लोगों ने इसका जिक्र भी किया है। और हाई रिस्क में 1 ईयर। फिर हम क्या करते हैं, ब्रेक ओपन करते हैं। ब्रेक ओपन करके सारी वीडियो रिकॉर्डिंग बनाते हैं, पंचनामा बनाते हैं और उसको सिर्फ कस्टडी में रख देते हैं, और वो लॉकर में जो एफडी वगैरह रखा है उससे ब्रेक ओपन चार्ज के पैसे काट लेते हैं। फिर उसके बाद वो लॉकर को फ्री कर देते हैं, दूसरे के लिए हम ओपन कर देते हैं जो अच्छे ग्राहक और आने वाले हैं। व्हाट इज द मैंडेटरी लीव्स फॉर स्टाफ वर्किंग इन सेंसिटिव एरिया इन बैंक्स? हाँ पूनम जी आपको बताइए, कितने दिन की छुट्टी मिली आप? 10 डेज सर। मिल गई? अरे वाह, बधाई हो आप। नहीं मिली सर। नहीं तो आपने जीरो लिख के आना चाहिए था। तो सही बात है। हम ये 10 डेज का है, एग्जामिनेशन में हर बार सवाल पूछता है लेकिन बताइए देता नहीं है कोई। अच्छे लाल जी, ये अच्छी बात नहीं है। सब बात अच्छी है लेकिन ये बात अच्छी नहीं है। नेशनलाइज्ड बैंकों में इसका पालन होता है, आप देखिएगा, लेकिन आरआरबी में किस तरह से होता है, मिलती नहीं है बोल रहे हैं वो, बस पेपर में आता है। ये पेपर में इसीलिए आता है कि आपको
न पता है क्या है। आप जलवा बरकरार रखो, हम जलन बरकरार रखेंगे, इसीलिए पूछता है। क्योंकि ना नेशनलाइज बैंकों में क्या किया जाता है, जैसे आज ब्रांच मैनेजर है या कैशियर है या करेंसी चेस्ट में काम कर रहा है या लोन डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, तो आज क्या होगा, उसका लॉगिन लॉक हो जाएगा, उसका एचआरएमएस जो है वो लॉक हो जाएगा, उसका कोड लॉक हो जाएगा, डीएक्टिवेट हो जाएगा सारा। वो जो ब्रांच में जाएगा फिर पता चलेगा कि आज इसका जो मैंडेटरी लीव स्टार्ट हो गया। तो ये सडन होता है, पहले से भी नहीं बताया जाता है। ठीक है। और इसको फेसेस में उन लोग इस तरह से करते हैं। हमारी ब्रांच में 2 लोगों को मिली थी, बहुत बढ़िया। तो ये आपको सडनली इस तरह से सेग्रीगेट किया जाता है। सीपी ग्राम कंप्लेंट आर रिजॉल्व विद इन हाउ मेनी डेज? सीपी ग्राम कंप्लेंट जो है कितने दिनों में रिजॉल्व की जाती हैं? बताइए, कोई साथी, पूनम जी बताइए, सीपी ग्राम कंप्लेंट का कितने दिनों में रिजॉल्व करते हैं? 15 दिन। 15 दिन। ये क्वेश्चन नहीं था वैसे एग्जाम में। 15 दिन। नहीं था ये? तो फिर कैसे भेजा हमारे साथियों ने? आया हुआ था सर, सेम क्वेश्चन था। सेम क्वेश्चन है, देखिए। हाँ, मेरे को तो लिख के हाँ भेजा जी, है साथियों ने। आया हुआ था सर, सेम था। हम्म। क्लरिकल तो 15 ऑफिसर में डेज तो नहीं। इसी में था मैम। इसी में था ना, सीपी ग्राम में? हाँ जी, 0 जी 0 to 1 में था सर। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत सारे साथियों ने बोला नहीं है। था सर ये क्वेश्चन। नहीं था? नहीं था सर ये क्वेश्चन। तो दोनों का सम्मान है, हम दोनों को सही मानेंगे, क्योंकि आप लोग दोनों गए थे, वो भी सही है, आप भी सही हैं, है ना? तो सीपी ग्राम कंप्लेंट जो है ये अभी भी पूछा जा रहा है, काफी पूछा जा रहा है। एक्चुअल में सीपी ग्राम का जो फुल फॉर्म होता है, सेंट्रलाइज पब्लिक ग्रीवेंसेस रिड्रेशन ग्रीवेंस रिड्रेस मॉनिटरिंग करो। सिस्टम होता है। क्या होता है? सेंट्रलाइज पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। ये गवर्नमेंट का एक पोर्टल है, और इसमें जो है गवर्नमेंट ने जो है जो भी कंप्लेंट आएंगे उसको एंटरिम रिप्लाई या क्लोजर के लिए मैक्सिमम टाइम फ्रेम दिया है 21। पहले ये 21 आएगा फिर इसमें। हाँ, पहले 30 डेज का था ये, लेकिन ये ना कोई साथी जानता है कब ये बदला है? अगर हम पहले वाले सेशंस का भी पढ़े होंगे हमारे 1 साल 2 साल पहले का, तो उसमें 30 डेज भी लिखा है। लेकिन ये चेंज हुआ है, है मार्च के आसपास हुआ है सर ये। ये नवंबर 2024 में चेंज हुआ है ना, या अक्टूबर 2024 में, नवंबर 24 या अक्टूबर 24 में चेंज हुआ है। सरकार ने इसको थोड़ा स्ट्रेंथन किया है कि आप जो है इसका एक्सीलेशन या इसका जो रिप्लाई है उसको फास्टर हो और जल्दी रिजॉल्व हो, और बिना डिले के रिजोल्यूशन प्रोवाइड हो उसके करके उसको ग्रीवेंसेस वो करने के लिए उन्होंने 21 दिन का समय इसको दिया है। तो 21 दिन वहाँ ऑप्शन था आपके एग्जाम में। ओके, अगला सवाल सर आपकी। 15 डे क्या है, फिर 15 डेज सर? 15 डेज तो इसमें नहीं है। 15 डेज में असल में वो कई बैंकों के जब इंटरनल पॉलिसी पढ़ाते हैं ना, तो सीपी ग्राम का जो सवाल है या सीपी ग्राम के जो आपके कंप्लेंट हैं, वो सीपी ग्राम के कंप्लेंट हेड ऑफिस डील करता है। तो हेड ऑफिस क्या बोलता है, कम से कम 15 दिन में उनके पास आ जाना चाहिए, तब वो उसमें सबमिट करेंगे पोर्टल में। क्योंकि ब्रांच लेवल पे, रीजनल ऑफिस लेवल पे उसका एक्सेस नहीं होता है। हेड ऑफिस में एक सेल होता है, कंप्लेंट सेल, उनके पास ही पासवर्ड होता है एक एक बैंक का, इसीलिए तो वो 15 दिन का समय देते हैं। लेकिन यहाँ पर तो सीपी ग्राम का पूछा है तो 21 दिन ही सही होगा। ठीक है। और ज़्यादा होगा तो एक आध दिन हम सेशन बना देंगे, सीपी ग्राम इन ग्राम दोनों का एक सेशन बना दूंगा, तो आपको गवर्नमेंट की गाइडलाइन जो रिवाइज हुआ है उसके आधार पर आपकी क्लियरिटी हो जाएगी। तो इसीलिए रिकॉल क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो सवाल आते हैं उस पर हमको ये हिंट मिलता है कि हमें क्या पढ़ना है। अगला सवाल देखिए, व्हाट इज द चेक कलेक्शन फॉर सीटीएस ब्रांच? जो अभी हमारे साथी बता रहे थे कि वो सीटीएस सेंटर के लिए पूछा गया था, तो ये सवाल रिपीटिशन मोड यस में, सर। तो वो 7 डेज होगा। अदरवाइज आप ये जान लीजिए कि जब सीटीएस में पूछा जाएगा तो सीटीएस का क्लियरिंग टाइम तो T+1 डे है, जो अभी आज चल रहा है। और अगर आउटवर्ड चेक कलेक्शन के लिए पूछा जाएगा तो स्टेट कैपिटल में 7 डेज, मेजर सिटी में 10 डेज, अदर सिटी में 14 डेज। अगर डिले 14 डेज तक होता है तो सेविंग का इंटरेस्ट देंगे बिना मांगे। अगर डिलेज 14 डेज to 90 डेज के बीच में होता है तो एफडी का रेट देंगे। अगर डिले
कलेक्शन में 90 डेज से ऊपर होता है तो फिक्स डिपॉजिट प्लस 2% के हिसाब से देंगे आपका कंपनसेशन। और यहाँ पर जो है सीटीएस सेंटर में अगर आउटवर्ड कलेक्शन के लिए दिया है तो 7 डेज आपने टिक किया होगा। तो सवाल सर सवाल क्वेश्चन क्वेश्चन ही ये पूछ रखा था उन्होंने कि कितने टाइम के लिए आपका जो है वो मतलब लास्ट में लिख रखा था FD प्लस, और उसके बाद आंसर में लिख रखा था 2 3 5 1, ऐसे कर रखा था सर। ये फिक्स अलग क्वेश्चन डिपॉजिट था सर प्लस। इसमें। हाँ ये जी। क्वेश्चन भी था 7 डेज वाला, और उसके बाद अलग से था कि मतलब कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिले हो जाता है 90 डेज के बाद, तो हाँ ये सवाल कितना भी था, परसेंट। एक साथी ने लिखा हाँ, है कि जब बैंक रेट एक्स्ट्रा प्लस डिले हो जाता है 2%। तो उसमें ये अलग उसमें से क्वेश्चन था सर। ये अलग से क्वेश्चन था, देखिए, है ना। तो ये अलग से क्वेश्चन था कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अगर डिले होता है। एक साथी का सवाल आया था, मैं समझ नहीं पाया कि इसमें कौन सा सवाल। तो उसमें क्या पूछा था, 90 डेज पूछा था, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिले का मतलब क्या है पूछा नहीं था। सर, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिले होता है तो डैश करके उसमें 2% प्लस बैंक रेट ऐसा चार्ज लगेगा, तो 2% का फिल इन ब्लैंक्स दे रखा था सर। अच्छा, तो वहां पर बैंक रेट कैसे होगा, वो तो फिक्स डिपॉजिट का रेट प्लस। सर FD हाँ, प्लस था। यस, सॉरी सॉरी, वो फिक्स डिपॉजिट रेट एफडी रेट, यस। ओके, बहुत बढ़िया, है ना। तो ये हमारे साथी ने अच्छा बता दिया कि अगर कोई एक्स्ट्रा, आप सोचो, आप लोग देखिए कि चेक से जुड़ा हुआ कितने सवाल पूछ रहे हैं। चेक से जुड़ा हुआ तो 10 ही सवाल आपके आ गए, मेरे को लग रहा है तो 8 सवाल तो चेक से जुड़ा हुआ है। जनरल क्रॉसिंग का पूछ लिया, इजी थे सर आपकी इंटरनल में पढ़ाई के पूछ सर। लिया, चेक को कौन क्रॉस कर सकता है पूछ लिया, 10 सवाल होंगे। फिर चेक कलेक्शन से पूछ लिया, सीटीएस से पूछ लिया। अरे बाप रे, कल तो चेक में ही सवाल, चेक में ही बड़ा सेशन ले लेता हूँ पूरा, है ना, तो सारे चेक का और हमारे साथियों को क्लियरिटी हो जाएगा। तो बिल्कुल सर, ले लीजिए चेक। ये चेक कलेक्शन से जुड़ा हुआ पॉलिसी, और चेक से हम लोग आने वाले दिनों में उसको रिपीट, मैं उसको अच्छे से और समझा दूंगा। तो हमारे साथी अच्छा बता रहे हैं, देखो बात करने से कितनी बात होती है, लेकिन यहाँ पर मैं भी अच्छा बता रहा हूँ। लेकिन जब सवाल खुद सामना करके आए वो बता रहे हैं, वो उनका हम ज़्यादा मानते हैं। रिकॉल क्वेश्चन में आप लोग जो है हमारे मेंटोर होते हैं, या हमारे जो है टॉर्च दिखाने वाले होते हैं। तो चेक कलेक्शन के लिए ये जो है डिले वाला भी आया था। एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिले मतलब 90 डेज से ऊपर होता है तो फिक्स डिपॉजिट प्लस 2%। 14 डेज से 90 डेज होता है तो फिक्स डिपॉजिट रेट, और अप टू 14 डेज डिले होता है तो सेविंग का रेट देना है, बिना मांगे देना है। और उसमें कंपनसेशन देना है ताकि बैंकिंग सिस्टम के प्रति उनका ट्रस्ट बना रहे। If a promissory note or bill of exchange does not specify a time for payment, then it should be considered as, अगर किसी बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रोमिसरी नोट पे पेमेंट की तारीख नहीं लिखी गई है कि किस तारीख को पेमेंट करना है, तो उसको कैसे लिखेंगे पूनम जी, आप बताइए। अगर, डिमांड है सर, ऑन डिमांड। हाँ, जब उसको मांगा जाएगा, जब डिमांड किया जाएगा तब देंगे। तो ये भी पॉपुलर सीरीज का सवाल है। पहले बहुत यस आता सर। था, अभी ये सवाल आया है। तो आप बताइए, इसको भी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से ही मानेंगे तो ये भी चेक में है। तो आपके 50 में तो 10-11 सवाल तो चेक से जुड़ा हुआ आ गया, है ना पूनम जी। यस सर, यस आप सर। बताइए, मेरे पास तो 50 सवाल आप लोगों ने भेजा, अब 10 सवाल और रह गए हैं। 10 सवाल और किसके हैं, कुछ याद आ रहा है। ये तो 50 सवाल है, इसके बाद तो मेरे पास सवाल ही नहीं है। हम्म। एक मटेरियल अल्ट्रेशन का था वो सर। तो पहले सेशन में चर्चा कर लिए हमने, मटेरियल अल्ट्रेशन का था वहां पर। अच्छा सर, वो मैंने मैं आपका आपको पहला हिंट सेशन दे नहीं रहा हूँ, देखा। देखिए ये 50 सवाल है। मैं आपको हिंट दे रहा हूँ तो आपको याद आ जाएगा। आप बताइए थोड़ा क्रमवार तरीके से, केवाईसी पे कोई सवाल आया था क्या, क्योंकि एक साथी ने बताया केवाईसी पे एक सवाल आया था। तो केवाईसी पे था सर। हाँ, क्या था बताइए। 50,000 वाला था सर, उसमें क्या तो केवाईसी पे एक सवाल था बोल रहे हैं हमारे साथी, तो 51 सवाल हो गया, 51 सवाल। विसिल ब्लोअर पे एक सवाल था बोल रहे हैं तो 52 सवाल। यस सर, उसमें कौन से, जैसे कौन कौन से फ्रॉड्स हैं, कौन कौन से इश्यूज है ना, वो कम उसमें आते हैं। उसमें वो लोग भी आएंगे सर। जैसे फ्रॉड्स है, क्रिमिनल्स है का है, या कोई इंटेंशनली स्टाफ कर रहा है, ऐसा ऐसे ऐसे सर। तो क्या क्या ऑप्शन था विसिल ब्लोअर में, कि कौन कौन से एक्टिविटी यहाँ पर रिपोर्ट कर सकते हैं, ऐसा है था। यस, यस सर, यस सर। विसिल ब्लोअर पॉलिसी से ना हर एग्जामिनेशन में सवाल पूछ रहा है, इसलिए मैं सभी बैंकों का विसिल ब्लोअर पॉलिसी पढ़ाता हूँ।
सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक ने भी अपने कर्मचारी जो काम करते हैं उनमें हाईएस्ट स्टैंडर्ड हो, एथिक्स का, इंटीग्रिटी का हो, उसको इनकरेज करने के लिए, एक कल्चर डेवलप करने के लिए उन्होंने विसिल ब्लोअर पॉलिसी दिया है, जिससे कि स्टाफ हैं, मैनेजर हैं, कर्मचारी हैं, ये जब भी ग्राहक को डील करते हैं तो उनके कॉन्टेक्ट्स में आते हैं, तो इसमें एक हाईएस्ट एथिक्स और इंटीग्रिटी हो, इस उद्देश्य से ये विसिल ब्लोअर पॉलिसी जो है लाया गया। साथ ही साथ जो विसिल ब्लोअर पॉलिसी है वो उसमें एक्ट आते हैं, आरबीआई गाइडलाइन आते हैं, और जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन आते हैं, ताकि एक ऐसा मैकेनिज्म हो जो स्टाफ के पास या कस्टमर के पास, है ना, या लोगों के पास, कि वो विसिल बजा पाए कि अगर कोई ऐसा अनएथिकल बिहेवियर हो रहा है, कोई सस्पेक्टेड फ्रॉड टाइप का काम हो रहा है, या वायलेशन हो रहा है, या मिस अप्रोप्रिएशन हो रहा है, तो इसका सीटी बजा पाए, विसिल उसको कर पाए, ब्लोअर कर पाए, तो इसके लिए इसको बनाया गया। अब इसमें जैसे उन्होंने क्या क्या आया था ऑप्शन में, हमारे बता रहे हैं कि जैसे कि क्रिमिनल ऑफेंस है, करप्शन है, फ्रॉड है, थेफ्ट है, और यस सर, क्या है? ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव, तो ऑल ऑफ द अबव लगा दिया होगा आपने, है ना। यस सर। यस सर। फ्रॉड भी आता है, करप्शन भी आता है, थेफ्ट्स भी आता है, फिर साथ में ना, अगर हम लीगल और रेगुलेटरी प्रोविजन का कंप्लायंस नहीं कर रहे हैं, फेल्योर, वो भी आता है। अगर केवाईसी और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग गाइडलाइन का हम वायलेशन कर रहे हैं तो भी आएगा। अगर हम किसी का जो जानकारी ब्रीच कर रहे हैं, या कस्टमर का अगर मान लीजिए कोई चीज़ें हमने उसमें ब्रीच कर रहे हैं, या हम उसका अनथराइज्ड मैनर पर उपयोग कर रहे हैं, तो ये, और कोई फिजिकली अब्यूज कर रहे हैं स्टाफ से, तो भी वो इसमें कंप्लेंट कर सकता है ना। तो ऐसे ऑल ऑफ द अबव होगा, ज़्यादातर फ्रॉडुलेंट सर एक्टिविटी। एक क्वेश्चन हम्म। सर एक क्वेश्चन था, प्राइवेट कंपनीज का रजिस्ट्रेशन कहाँ होता है? ऑप्शन में थे रजिस्ट्रार ऑफ एश्योरेंस, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, ऐसे ऐसे थे तो सर। आरओसी में होता है ना। हाँ, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में होता है। ये हाँ, क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन था, तो ये अब तक हो और गए सर कितने? तीन क्वेश्चन हो गए, तो 51 तो हो गया था, 54 क्वेश्चन हो गए, और 6 क्वेश्चन बताइए। एक क्वेश्चन ये था सर, जैसे कि अगर जैसे लोन दिए जाते हैं तो कौन सा लोन कभी भी एनपीए नहीं होता? तो फर्स्ट ऑप्शन था उसमें एफडीआर, सेकंड था केवीआईपी किसान विकास पत्र, और कुछ ऐसे ही थे, और थर्ड में था गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो इसमें था ओनली वन एंड टू, ऑल ऑफ द अबव, ये थे। हम्म। तो वहाँ पर गवर्नमेंट सिक्योरिटी वाले अकाउंट एनपीए नहीं होते जब तक कि उसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटी लगी रहती है ना। ये सर, और ऑल ऑफ द अबव आएगा सर। इसमें एफडीआर में भी हम एफडीआर वैसे में भी नहीं लिक्विड, होता है, एफडीआर में भी वो और एनपीए किसान नॉर्म्स विकास नहीं पत्र लागू में भी नहीं होता है, होता है। क्योंकि एफडीआर में जब तक मार्जिन मेंटेन होता है तब तक, केवीआईसी में भी नहीं होता है, वो भी जब तक मार्जिन मेंटेन हम्म। होता है तो वो एनपीए नॉर्म्स लागू नहीं होते, वो एनपीए जो नॉर्म्स है उसके ऊपर है। बहुत बढ़िया। तो अभी हो गया 55 क्वेश्चन, 5 सवाल और। तो मैं याद दिलाता हूँ आपको, कोई सा गवर्नमेंट सोशल सिक्योरिटी स्कीम से सवाल आया था? नहीं सर, कुछ भी नहीं था उसमें। अच्छा, तो और 5 सवाल क्या है, क्या चीज़ का आ सकता है? सस्पिशियस ट्रांजेक्शन वगैरह से आया था कुछ? इसका भी नहीं था सर। पब्लिक और प्रोविडेंट फंड से आया था कुछ? एटीएम नहीं से सर, आया था इनसे क्या? नहीं थे। नहीं, एटीएम सर से भी एक नहीं आया था। क्वेश्चन ये था हम्म। कि टीडीएस के जो स्टेटमेंट में हमें ये अपना कट करवाना होता है, टीडीएस क्वार्टरली होता है, एनुअली होता है, ईयरली होता है, 26Q में। वो तो पढ़ा चुके बेटा, हो अभी गया पहले पहले सेशन में। पहले पहले पार्ट में करा लिए, क्वार्टरली होता है। हम्म। अच्छा, वो आया था हाई रिस्क मीडियम रिस्क केवाईसी कब करते हैं, ऐसा कुछ नहीं आया था? नहीं सर, नहीं आया उसमें। और एक स्मॉल बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट होता है, उसके बारे में कुछ पूछा था? तो नहीं था नहीं सर, सर। उससे रिलेटेड भी कुछ नहीं था सर। डिजिटल डिजिटल बैंकिंग, यूपीआई वगैरह वगैरह। अच्छा, फुल फॉर्म आया था, कोई सा फुल फॉर्म आया था? नहीं सर, एक भी फुल फॉर्म नहीं आया। प्रियोरिटी सेक्टर आया था, प्रियोरिटी सेक्टर में कोई सवाल? नहीं सर, प्रायोरिटी से तो एक भी नहीं पूछा। अच्छा, प्रियोरिटी सेक्टर से एक भी नहीं आया। मार्जिनल फार्मर और स्मॉल फार्मर से आया था कोई? एसएचजी से कोई सवाल आया था, एसएचजी से? एसएचजी से कोई सवाल आया था पूनम जी? हाँ मंजू जी? सर ध्यान नहीं है अब। एसएचजी पीएमईजीपी से से तो कोई नहीं सवाल आया था। था, पीएमईजीपी से?
नहीं सर, पीएमजीपी से नहीं आया। विश्वकर्मा योजना से कोई आया था? ये विश्वकर्मा योजना से? नहीं सर। फसल बीमा से आया था? फसल बीमा? नहीं। एमएसएमई से कोई सवाल आया था कि माइक्रो यूनिट कौन सा है, स्मॉल यूनिट कौन सा है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं आया सर। मीडियम कौन सा आया था? नहीं आया था? नहीं सर। अच्छा। कैश से जुड़ा हुआ कोई सवाल आया था? फ्रॉड होता है कैश तो कितने रुपए से शॉर्टेज हो जाता है? नहीं, वो तो सर आपने पहले वाले सेशन में करा दिया। वो बता देता। वो है। अच्छा, वो क्या है? वो तो वो फेक नोट। रिपोर्टिंग वाला, नाबार्ड रिपोर्टिंग अच्छा, वाला। नाबार्ड रिपोर्टिंग वाला। अच्छा। ओके। और सीजीटीएमएससी से कोई सवाल आया था? नहीं सर। अच्छा। तो फिर और चार सवाल और रह गए। डिमांड ड्राफ्ट से तो वही आया था एक, मतलब अच्छा। जी ड्रॉइंग पावर। ये तो कर चुके हैं हम। सुकन्या वगैरह से भी नहीं आया था कोई सवाल? नहीं सर। नहीं आया? फिर और किससे आया सवाल? क्या आया होगा? हम्म, कुछ तो गड़बड़ है। दया है। सर एक रिकॉर्ड मेंटेनेंस पॉलिसी से हाँ, आया रिकॉर्ड था। मेंटेनेंस का बताइए। रिकॉर्ड मेंटेनेंस क्या है? वो जैसे वो जो ऑडिट होती है ना, स्टेचुरी ऑडिट, उसका मतलब कि कितने टाइम तक प्रिजर्व रखना पड़ता है। हाँ हाँ हाँ। ये क्वेश्चन था सर। कितने साल के लिए रखते हैं आपका रिकॉर्ड मेंटेनेंस पॉलिसी में से? इस 5 है सर उसमें। 5 साल पॉलिसी है? में 5 ही है। पॉलिसी में 5 साल दिया है रिकॉर्ड मेंटेनेंस। रिकॉर्ड मेंटेनेंस हाँ। पॉलिसी अच्छे से पढ़ना होगा आपके, है ना, आने हाँ, वाले। ये वाला क्वेश्चन था सर। ओके। तो फिर तो सही बताएं ये सवाल तो फिर आपका रिकॉर्ड और मेंटेनेंस सर एक है। क्वेश्चन था, हाँ, वो मतलब एक क्वेश्चन क्वेश्चन जो और हम लोग था सर। डिस्कस किए हैं वो तो स्टॉक ऑडिट का बता रहे हैं, 3 साल। ये तो अगर स्ट्रेचरी ऑडिट की बात हो नहीं रही सर, वो है। एक क्वेश्चन था सर, मतलब कि बैंक अपने ईच एसेट्स का कितने साल में उसको रिवैल्यू करता है। ये वाला क्वेश्चन था सर, जो तीन आपने साल पीछे करवाया था ना। तीन हाँ, साल 3 साल में ये क्वेश्चन था सर। नॉर्मली सीधा था और ब्लैंक था, कितने ईयर में मतलब ब्लैंक हम्म, रिवैल्यू करता है। ये ठीक है। क्वेश्चन था सर। तो समझ लो कि अब 4 क्वेश्चन और बच गए। प्रॉफिट एंड लॉस से सवाल आया था, कुछ बैलेंस शीट से सवाल आया था, इंटेंजिबल एसेट क्या है वगैरह वगैरह। नहीं सर, नहीं सर। ओके। और एटीएम से जुड़ा हुआ कुछ सवाल आया था? नहीं सर, एटीएम से कुछ भी नहीं था। 4 सवाल और रह गए। हम्म विलफुल डिफॉल्टर हो गया, उससे कुछ सवाल आया था। लोक अदालत से आया था, लोक अदालत। नहीं सर। ड्रॉइंग सीआईसी, पावर। सिविल वगैरह से आया था क्या? सिविल इक्विफिक्स कौन होता है, ऐसा टाइप का? नहीं सर, नहीं, ये क्वेश्चन नहीं आया सर। वो इंटरनल पॉलिसी थी से सर, 2-3 और बचे हैं ना वो। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट फोरम से तो नहीं आया था? नहीं नहीं सर, ये इनसे कुछ कंज्यूमर नहीं आया सर। प्रोटेक्शन एक्ट से? नॉमिनेशन नहीं से तो सर, नहीं आया था? नॉमिनेशन से? अच्छा, वो तो नॉमिनेशन नॉमिनेशन से नहीं आया सर। एक आया था, वो रजिस्टर्ड नॉमिनेशन, रजिस्टर्ड वाला आया था। हाँ, वो करवा दिया था आपने सर। अच्छा। हम्म चलिए। और ओम्बुड्समैन से तो कोई सवाल नहीं आया था? ओम्बुड्समैन, बैंकिंग नहीं ओम्बुड्समैन सर। नहीं आया था? हम्म, टीआरआई से कोई सवाल आया था? नहीं सर। इंटरनल एनआरएल? पॉलिसी से था सर, कोई इंटरनल 2-3 पॉलिसी। रह गए ना, वो वही रहते हैं। चलिए, तो 4 क्वेश्चन रह गए। 4 रखते हैं। और फिर हम लोग जो है, अगर किसी को याद आए तो आप लोग भेज दीजिएगा। और मतलब इसके साथ तो आप जो है ये नंबर भी निकाल लिए होंगे कि कितने नंबर होंगे। मुझे लगता है कि कंपटीशन काफ़ी होगा। अगर फिर भी कोई 42 नंबर, 43 नंबर या 45 नंबर तक पाता है तो उसको जो है काफ़ी एश्योरेंस मिलेगा सफलता में। और अगर कहीं सर कमी काफी भी, कम है वैकेंसीज। हाँ वैकेंसी भी बहुत कम है, 35 है। और टोटल दूसरा, 35 है, फास्ट ट्रैक की 16 ही है उसमें से। हाँ और दूसरा अभी एक कदम और बचा है। तो अगर हम लोग जो है एक सीट अपना रिजर्व रखना चाहते हैं तो थोड़ा इंटरव्यू के लिए थोड़ा काम करना होगा। अपनी वोकेबलरी थोड़ी स्ट्रांग करनी होगी। और नया कुछ ज्ञान लेने की जरूरत नहीं, जो हमारे पास है उसका प्रेजेंटेशन कैसे किया जाए, किस ठहराव के साथ बात किया जाए, किस आत्मविश्वास के साथ इंटरव्यू को इम्प्रेस किया जाए, वो आपको ध्यान रखना है। और
क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं ये भी आप जो है लॉगिन सेक्शन में आप देख लीजिएगा। आपके पास इंटरव्यू के वीडियोस बहुत सारे हैं। फिर भी जब आपके अनाउंसमेंट आ जाएंगे तो मैं आप लोगों के लिए इंटरव्यू की क्लास दे दूंगा, क्योंकि समय बदला है तो सवाल भी बदलेंगे और आप लोगों का पर्सन टू पर्सन इंटरव्यू में सवाल भी अलग अलग हो जाते हैं। तो आप सभी साथी ध्यानपूर्वक आज के सेशन में पढ़े हैं, इसलिए मैं आप लोगों को शुभकामनाएं दूंगा और आशा करता हूं कि आप इसी तरह पढ़िए। और रिकॉल क्वेश्चंस तो इसीलिए इम्पोर्टेंट होते हैं क्योंकि ये पूरा पूरा आपको टॉपिक तैयारी करा देंगे, और टॉपिक का जब तैयारी हो जाता है तो आपकी सारी तैयारी हो जाती है। सर तो सर एक हायर स्केल क्वेश्चन का सीकेवाईसी सर से हायर था। स्केल का रिकॉल क्वेश्चन भी होगा। किसका किसका? हायर स्केल का सीकेवाईसी स्केल 3 1 2 2 3 का। नहीं, अभी आया नहीं है मेरे पास। 1 to 2 के कुछ सवाल आए हैं, लेकिन केवल 10 सवाल आए हैं। मतलब अभी टू कल कल टू टू से हाँ, 3। नहीं नहीं, 2 to 3 के सवाल नहीं आए हैं मेरे पास, क्योंकि जी सवाल सवाल जो हैं ज़्यादातर 0 से 1 से आए। 1 से 2 के भी अभी केवल 10 ही सवाल आए हैं, जो कि मिलता जुलता सवाल है। अभी जी। कल हम और कलेक्ट करेंगे, बात करेंगे। तो जो साथी हैं, या तो पूनम जी आप भी कोई आपके कलीग होंगे ना, उनसे थोड़ा देखिएगा। अगर हायर स्केल के मिलेंगे तो आप ज़रूर हमें दीजिएगा, ताकि ओके सर। इनका फ़ायदा जो है आपके आने वाले जो आगे सेशंस हैं उन साथियों को मिलेगा। एक क्वेश्चन सर अकाउंट पे से था हम्म। कि मतलब कि अगर अकाउंट पे ही क्रॉसिंग कर देते हैं तो इससे हाँ, मतलब कि क्या होता है ऐसा फोर्स ऐसा फोर्स से बचते हैं या फिर दिस इज पेबल ओनली टू बैंक, ऐसा ऐसे थे सर। बताओ। वो भी चेक से आया कि अगर अकाउंट पे ही कर हाँ देते चेक हैं से तो था सर, आप अकाउंट पे ही क्रॉसिंग करते हैं तो। अकाउंट पे ही क्रॉसिंग करते हैं तो क्या क्या ऑप्शन था? फ्रॉड से बचते हैं और और दिस इज पेबल ओनली टू बैंक, और तो ऐसे थे सर। ऑल ऑफ द अबव होगा। ऐसा था नहीं क्या? सर, ऑल ऑफ दिया वो नहीं था। हाँ। और ऑप्शन में क्या लगाया आपने? मैंने तो ये लगाया था सर, दिस इज पेबल ओनली टू बैंक अकाउंट, ऐसे। सेम मैंने लगाया था सर। क्या लगाया था? ये आएगा सर उसमें पेबल शायद। टू ओनली बैंक सर। हाँ, पेबल टू ओनली बैंक्स अगर पे करना है तो, यानी तो जिस को लिखा है उन्होंने अकाउंट पे ही, चेक उन्हीं को जाएगा। पेबल टू ओनली बैंक है ना? तो दूसरे को हाँ पे वो नहीं होगा। क्लियर, मतलब सर क्वेश्चन क्लियर नहीं था। क्या होता है, जहाँ पर अकाउंट पे रख देते हैं ना तो हम कलेक्शन में भेजते हैं, कलेक्शन में भेजते ये हैं। सर। तो वो पेबल टू बैंक ही होता है, किसी दूसरे को पे नहीं करता है। ठीक है? अच्छा सर, फिर तो सही हो सीकेवाईसी का गया एक हमारा। ही क्वेश्चन था सर। क्या? ओवीडी वैलिड कौन कौन से है सर? वो बाकी दे के सारे एक राशन कार्ड दे रखा था वो। ये सर हाँ ये अच्छा, क्वेश्चन था। हाँ, ये ओबीडी का आया था जी। राशन राशन कार्ड OBD। था हाँ, उसमें। ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट क्या है? तो काफी सवाल तो याद हो गया आपका फिर, है ना? तो अब केवल 2 ही सवाल रह गए जो बच गए, है ना? 2 ही सवाल, तो ये सर ऑफिशियल। पहले वाले सेशन में आपने एक ट्रेड ग्रोथ वाला करवाया था, उसमें सर फर्स्ट सितंबर को रिवाइज लिमिट हो गई थी 2 करोड़। तो हाँ, हमें तो नहीं पता हम कब तक के सर्कुलर्स भेजे हैं मैनेजमेंट ने, तो इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है सर? हमने तो 2 करोड़ किया, हमें तो बताया भी नहीं गया कहीं पे भी इससे पहले के सर्कुलर्स है नहीं है। और क्वेश्चन हाँ, तो सर जैसे 5 दिन पहले के भी आ जाते हैं रिवाइज। हाँ, बात तो सही है। तो कायदे से तो जो 2 करोड़ लिखा है वो उनका सही होना चाहिए भी, है ना? तो अब अब ये सर उन्होंने पीछे का। उन्होंने, देखो क्या होता है, अब डिजिटल बॉक्स में गया है, वहां पर आंसर पहले ही मार्क क्या रखा हो गया होगा। अब उसको कौन सा रिविजिट किया कि नहीं किया। कायदे से तो जो सर सवाल वैसे था। मैंने आईबीपीएस में क्वेरी डाली थी, ऑनलाइन ग्रीवेंस है ना उसमें, तो उन्होंने यही आंसर दिया है कि आपकी क्वेरी क्वेश्चन नोट कर लिया गया है। तो फिर क्वेरी डाल दी होंगी, फिर मैनेजमेंट के कुछ हो पास सकता है मिलेंगे। क्या सर इसका? होता है। जब आईबीपीएस के पास क्यूरी जाती है तो मैनेजमेंट से कंफर्म करते हैं और फिर उसके सही आंसर वो टिक कर देंगे। और अगर वर्तमान में अगर 2 2 करोड़ है तो 2 करोड़ लेंगे। लेकिन ये सब मतलब इतनी तेज गति से होता है कि अब फिर बाद में तो आपका चीज़ें उतनी खुले में नहीं आता है। तो कायदे से तो सभी को मिलना चाहिए इनमें, जिनको पॉलिसी अगर सही। तो ये है कि आज अगर सीआरआर बदला है, आज अगर कुछ बदला है तो वही सही होना चाहिए कायदे से तो, है ना? यस सर, यस सर, यही यस सही सर, होना चाहिए, या नहीं तो उस तरह का क्वेश्चन नहीं होना चाहिए जो इतना वेरिएबल है। इसीलिए वो यस सर। मतलब चीज़ें रहे कि इतना वेरिएबल चीज़ें वहाँ पर होनी चाहिए। अगर हैं, सवाल आया है तो आज 2 करोड़ की पॉलिसी, तो 2 करोड़ वाला गलत बिल्कुल नहीं है। वो
कंसिडरेबल है। ठीक है। बट सर ट्रांसपेरेंसी तो नहीं है ना, हमें तो पता ही नहीं चलेगा। हाँ, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, आपको तो नंबर भी नहीं बताया जाता है, क्या क्या चीज़ें, मार्कशीट भी नहीं बताया जाता कई बैंकों में, तो है ना। हाँ मार्क्स तो बताए जाते हैं सर लास्ट में आफ्टर सिलेक्शन। ओके, बहुत बढ़िया। तो आज का सेशन हम लोग यहीं समाप्त करें, है ना। आप सभी साथियों को पढ़ने में कुछ फायदा हुआ, थोड़ा बताइए जरा। एसएचजीबी के हमारे जो साथी हैं जो सर एग्जामिनेशन दिए उनको। सर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा है। सर। इससे अनुभव हो गया सर कि क्या आने वाला है। बहुत बढ़िया। और जो एसएचजीबी के हमारे साथी, कई साथियों का तो फीडबैक आया था कि सर जो आपने पढ़ाया वो सारी चीज़ें आए हैं, वैसे भी आप देख सकते हो सारे क्वेश्चन जो हैं 95% कवरेज है, 5 से 6% क्वेश्चन थोड़े से नए आए हैं, बाकी सारे क्वेश्चन सेम हैं। तो यह समस्या अंत की तरफ इशारा नहीं करती बल्कि रास्ता दिखाती है। जैसे भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से हम सीखते हैं, जब भी उनके पास ट्रांसफ़र ऑर्डर आया तो उन्होंने रिक्वेस्ट नहीं किया कि मेरे ट्रांसफ़र रोक दिया जाए, सीधे सीधे उन्होंने जाके वहाँ जंगल में ज्वाइन कर लिया। और जो जो समस्याएं आई हैं उनको जो है उन्होंने सामना किया। वहीं से ही उनकी जो टीम थी, वहाँ जो उनके स्टाफ थे, उन्हीं स्टाफ को के साथ काम करते हुए उन्होंने जो है, ये देखिए मैं पावर ऑफ अटॉर्नी दे के रखा हनुमान जी को, उनको ना फील्ड ऑफिसर बनाया था उनको विजिट करने के लिए, और सारी चीज़ों को किया और एक सही रास्ता दे के दुनिया को जो है एक अनुपालन करने के लिए दिशा दिखाया कि एक मर्यादा के साथ समस्याओं का कैसे अंत किया जाता है। ऐसे त्यौहार जो कल आने वाला है उसके लिए मैं शुभकामनाएं दूंगा, जिसमें कि बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी। एक मतलब अहंकार से भरे एक शख्स और जिनका सारी चीज़ें उनमें दुर्भावनाएं थी, उनका अंत किया था भगवान श्री राम ने। और कम रिसोर्सेज के साथ काम किया था, वो मैनेजमेंट स्किल भी सिखा के गए और किस तरह से सद्विचार में रहा जाए, ये सारी चीज़ें बताए। आए तेरे भवन दे दे अपनी शरण, रहे तुझ में मगन थाम के ये चरण, तन मन में भक्ति ज्योति तेरी, हे माता जलती रहे। तो ये आपके तन मन में भक्ति हमेशा ज्योति की भांति रहे, और आपके शरीर में ये जो ज्ञान की ज्योति है, ये भक्ति की ज्योति है, ये जलती रहे। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। आपके अच्छे कार्य निष्पादन और बेहतर स्वास्थ्य के साथ जो है आप लोग खुश रहें, फूलों की रंगोली सजाएं और अपने घर परिवार को महकाते रहें, और गुड नाइट सर। ज्ञान की गंगा बहती रहे, और आपके जीवन में एक दीपक जलते रहे। कल फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि। गुड नाइट सर।